एक दिन जब मैं कच्चा जेल रोड, चूँकि अमर सद्दू और उसकी दूसरी तरफ पे कोट लाखपात है, वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा किया, बातें कर रही थी। तो अब ये वो टर्निंग मोमेंट है जिससे आपको मैं इसकी इब्तिदा के बारे में बताना चाह रही हूँ। एक बच्चा मेरे बैग को देख रहा था जिसमें कैंडीज बिस्किट्स थे। मुझे महसूस हुआ कि वो चाहता है कि ये कैंडीज बिस्किट्स उसको दिए जाएं। तो ये ख्याल आया कि अगर अभी बांट दिए तो बच्चे तो भाग जाएंगे, तो मेरे साथ कौन बातें करेगा। वो मैंने उससे कहा कि ये आपके लिए है, लेकिन जब मैं जाने लगूँगी। तब वो बच्चा जो उसने जवाब दिया वो मेरे लिए एक मोमेंट था कि उसने कहा मुझे बिस्किट्स कैंडीज़ नहीं चाहिए, तो मैं लिखना है, मुझे पेपर पेंसिल दें। हमें लगा कि ऐसे बच्चे जो गलियों में रहते हैं या माँ बाप सोचते हैं काम पे डाल देंगे 4 पैसे आएंगे, माँ बाप के पास वक्त नहीं होता, तो स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों की तरबियत करें ताकि वो अच्छे इंसान बने, क्योंकि दुनिया को आखिर पे अच्छे इंसानों ने ही बचाना है। ये किसने कहा है कि आप पूरी दुनिया बदल दें? मुझे किसने कहा मैं पूरा पाकिस्तान बदल दूँ? लेकिन क्या मैं वो बदल रही हूँ जो मैं बदल सकती हूँ? सबसे पहले तो मैं पूछना चाह रही थी, आपने कहा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को आप लोग केटर करते हैं। जिस माहौल से आ रहे हैं और जो माहौल आप दे रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आधा दिन एक बच्चा एक ऐसे माहौल में गुजर के जा रहा है जहाँ से वापस वो एक बहुत स्ट्रगलसम माहौल के अंदर वापस जा रहा है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, एक डिवाइड क्रिएट होगा। एक जब तक वो ये समझ सकेगा और जब तक वो ये ख़ुद से कैलकुलेट कर सकेगा कि उसने कहाँ खड़े होना है, उससे पहले की ज़िंदगी में बहुत सवालात होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगी, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होंगी, तो उसको कैसे केटर करते हैं? 3000 का कुर्ता मिल रहा था, अब सेल में 1600 का मिला, मैंने उठा लिया। मतलब आप समझते हैं 1400 बचा रहे हैं? नहीं, यू आर लूजिंग समथिंग एल्स विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द 1400। बहन ट्यूशन पढ़ने जा रही है 20-21 साल की, 6 साल के भाई का हाथ पकड़ के जाती है। क्या है ये? उसने उसको क्या कर लेना, कुछ खुदा ना खास्ता कुछ वो क्या कर सकता है, लेकिन वो एक मेंटालिटी भाई के साथ गई है, कल्ली नहीं गई। मेरा बहुत दिल करता था मैं बच्चों के लिए कुछ करूं, अपने मोहल्ले के बच्चों को देखती हूँ तो कुछ करती हूँ, तो पूछती हूँ, पढ़ना नहीं चाहते बच्चे मुझसे पूछो अगर मैं कुछ कर सकूं आपके लिए, फीस का कुछ कर सकूं। लेकिन इतना ही सोच सकती थी, ये करना चाहती हूँ लेकिन मैं अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आ सकी कभी। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे अपनी हर चीज़ मतलब सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इतना हौसला शायद मुझ में नहीं था, आपने किया है माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे और आप जो ज़िंदगी में परसू करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वो भी करें, तो कोई एक ताल्लुक़ ऐसा रखें ज़रूर जिसके सामने आप नेचुरल वे में रह सकें। अलमौरिद वुमेन सोसाइटी की तरफ से माहाना प्रोग्राम दलील नस्वा में आप सबको खुशामदीद। इन प्रोग्राम्स का मकसद ये है कि नामवर और कामयाब ख़वातीन को बुलाया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात से हम बहुत कुछ सीख सकें। आज हमारा ये एज़ाज़ है कि हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर फ़रादीबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक बाअसर समाजी कारकुन, मुसन्निफ़ा, शायरा और माहिर तालीम भी हैं। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB, MS इस्लामिक फेमिनिज़म और PhD जेंडर एंड लिटरेचर में हासिल की, और 2005 में आपने लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाके में आलम बीबी ट्रस्ट की बुनियाद रखी, जिसके तहत तालीम, तरबियत, सेहत, खुराक और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जैसे शोबों में कई कामयाब मंसूबे चल रहे हैं। 2011 में आपको लाहौर जेल खाना जात की नॉन ऑफिशियल विजिटर मुकर्रर किया गया, जहां आपने कैदियों के लिए फ़लाही और तालीमी प्रोग्राम भी शुरू किए, और ईसाद ट्रस्ट के लिटरेसी प्रोग्राम की सुपरवाइज़र भी हैं। अदबी मैदान में आपने दरगाह के नाम से एक फ़िक्री फ़ोरम कायम किया, जो नौजवानों में तनकीदी सोच को फ़रोग़ दे रहा है। इस वक्त आप आलम बीबी ट्रस्ट के तहत 12 कैनाल पर 4 मंजिला स्कूल के एक बड़े मंसूबे पर काम कर रही हैं। आइए डॉक्टर फ़रादीबा को खुशामदीद कहते हैं और उनसे गुजारिश है कि अपने तजुर्बात से गुफ्तगू का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया अलमौरिद ख़वातीन सोसाइटी और मुंतज़मीन का कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे समझा कि मुझे बुलाया जाए। हालांकि यहाँ पे तो नामवर और बाअसर ख़वातीन बात करती हैं, तो मैं नामवर भी नहीं हूँ और बाअसर भी नहीं हूँ,
लेकिन इसके बावजूद आपने इज़्ज़त बख्शी, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा जो तारुफ़ है वो तो आलम बीबी ही है, और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि दरअसल वो क्या है। तो बुनियादी तौर पर हमारी ज़िंदगी में हमारे प्लान्स होते हैं जो हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, और एक वो प्लान होता है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सोचा होता है। सो आखिर पे वही होता है जो अल्लाह का प्लान होता है, और जितनी जल्दी हम इसका यकीन कर लें कि वो ही होना है और वो ही हमारे लिए बेहतरीन है, हमारी परेशानी कम हो जाती है। जैसे वासिफ़ साहब फरमाते थे कि खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। इसलिए जो अपने नसीब पे राज़ी हो जाता है वो उस उलझन से निकल जाता है जिसमें वो सोचता है कि मैंने ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मेरे इरादे कुछ और थे, या शायद इरादे थे भी नहीं कुछ उस उम्र में, लेकिन अल्लाह का इरादा ये था कि मुझसे कुछ ऐसा काम करवाया जाएगा। चूँकि उसने लिखा हुआ था इसलिए ये होना ही था। मेरा क्रेडिट इसमें यह है कि इस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे ज़िम्मेदारी दी, जो कि एक बहुत ऑनर की बात है। हम देखते हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में किसी को स्कूल प्रीफेक्ट बना दिया जाए क्लास में, तो वो इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता है, और वो एक स्लैश होती है जो उसके गले में लटका दी जाती है। घर वाले भी बड़ा मान करते हैं। तो अब ये सूरत हाल है कि क्लासरूम के अंदर जब किसी बच्चे को उसकी रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, अब आप देखेंगे अल्लाह ताला अगर किसी को किसी ख़ास काम की रिप्रेजेंटेशन दे दे तो उसके अंदर कितना मान और फ़ख्र आ जाता है। तो मैं या मुझ जैसे और बहुत सारे लोग, मुझसे बेहतर लोग जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनके हिस्से में यही क्रेडिट है कि अल्लाह ताला ने उनको उस काम की ज़िम्मेदारी के लिए चुन लिया। तो ये जो चुना जाना है इस पे बहुत शुक्रगुज़ारी होती है, और इस ज़िम्मेदारी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार भी किया जाता है। खैर, मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि आपको बता सकूं कि ये अल्लाह ताला चाहते थे ऐसा और हुआ, और हमेशा उसी की चाह ही होती है, और बड़े ही खुशनसीब लोग होते हैं जिनको जितनी जल्दी समझ आ जाता है कि उसकी चाह में ही हमारी फलाह की राह है। तो मैंने 2005 में अपनी ग्रेजुएशन के इम्तिहान के बाद सोचा क्यों ना देखा जाए कि जो पोश इलाके हैं लाहौर के, उसके साथ छोटे इलाके भी होते हैं, अभी भी हैं, वहाँ बच्चे सारा दिन क्या करते हैं। मैं तबीयतन घूमने फिरने से, एक्सप्लोर करने वाला मिजाज रखती हूँ, तो उस वक्त भी छुट्टियाँ थी तो सोचा कि अब थोड़ा कुछ और नया देखा जाए। तो यही समझ में आया, जो अब समझ में आता है कि वो ख़याल भी अल्लाह की तरफ से ही था, कोई और ख़याल भी आ सकता था। तो मैंने लाहौर का नक्शा लिया और कुछ जगह मार्क की कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, और फिर रोज़ मैं किसी एक नई साइट पे चली जाती थी। वहाँ जाके देखना बच्चे गलियों में फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनको इकट्ठा करके उनसे गुफ्तगू बातचीत करना शुरू कर देनी। मैं आपको उर्दू में बताऊँगी लेकिन वो पंजाबी में बात करते थे। तो मुझे इसलिए पंजाबी आती है क्योंकि मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ, और पढ़ने लिखने ने हमारे बहन भाइयों में कहीं ये एहसास पैदा नहीं किया कि अब घर में उर्दू बोला जाए, तो हमारे घर में पंजाबी ही बोली जाती है। उसमें बातें करने से मालूम हुआ कि बच्चों के लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए। वो आपके पास इतनी देर बैठते हैं, बात करते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ हो। और फिर कुछ चीज़ें उनकी बड़ी मज़ेदार लगती थी तो मैं उनको लिख भी लेती थी, क्योंकि लिखने पढ़ने का शौक़ है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल मिलता है जो लगता है कि कहानी बन सकता है, नज़्म बन सकता है, तो वो नोट डाउन करने को दिल करता है। तो इसी तरह मैं रोज़ निकलती थी बच्चों से मिलना, उनसे बातचीत करना, अच्छी जो बातें क्लिक करती थी उनको लिख लेना, और जाते हुए उनको कुछ कैंडीज़, बिस्किट्स, चिप्स दे देना।
तो एक दिन जब मैं कच्चा जेल रोड, चूँकि अमर सद्दू और उसकी दूसरी तरफ पे कोट लखपत है, वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा किया, बातें कर रही थी। तो अब ये वो टर्निंग मोमेंट है जिससे आपको मैं इसकी इब्तिदा के बारे में बताना चाह रही हूँ, और उसके बाद फिर कहानी आगे चलती है, सफ़र आगे चलता है। तो वो एक बच्चा मेरे बैग को देख रहा था जिसमें कैंडीज बिस्किट्स थे। मुझे महसूस हुआ कि वो चाहता है कि ये कैंडीज बिस्किट्स उसको दिए जाएं। तो ये ख्याल आया कि अगर अभी बांट दिए तो बच्चे तो भाग जाएंगे, तो मेरे साथ कौन बातें करेगा। वो मैंने उससे कहा कि ये आपके लिए हैं, लेकिन जब मैं जाने लगूंगी। तब वो बच्चा जो उसने जवाब दिया वो मेरे लिए एक मोमेंट था कि उसने कहा मुझे बिस्किट्स कैंडीज़ नहीं चाहिए, तो मैं लिखना है, मुझे पेपर पेंसिल दें। इसलिए कि मैं साथ लिख रही होती थी, कुछ चीज़ें मेरे पास होता था। तो वो जो बच्चे का ख्याल है कि जिसके पास खाने को बहुत कम है और वो इतनी कम वसाइल वाली जगह पे रहता है, उसको खाने की चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी इस चीज़ में है कि उसको लिखना है, पढ़ना है, तो उसके अंदर बहुत ख्वाहिश है। तो वो अल्लाह ने फ़ैसला कराया कि इनको पढ़ाया जाए। तो मैंने उस बच्चे से कहा मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो अगले दिन जाके वही जगह जहाँ किसी आदमी ने ज़्यादा से कमरे बना के एक एक फैमिली को एक एक कमरा किराए पे दिया हुआ था और आगे उनका मुश्तरका सहन था। तो वहीं पे मैंने उन बच्चों को इकट्ठा किया। वहाँ एक बड़ा सा दरख्त था बोर्ड का, तो उसी के नीचे बैठ के हम लोगों ने अपना पहले दिन पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये इसकी इब्तिदा थी। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं खुद एक स्टूडेंट थी और कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि पहले कोई ऐसा काम नहीं किया था। जैसे कुछ बच्चे वॉलंटियर वर्क करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था इस नौइयत का। और कोई बैकग्राउंड पे ऐसे लोग भी नहीं थे जो पुश कर सकें या बता सकें कैसे करें। तो लेकिन सिर्फ ये था कि काम शुरू हो गया एक ही लम्हे में फ़ैसला हो के। तो अब वो कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा और करना क्यों है, इनमें से किसी चीज़ का सवाल नहीं था। जैसे आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में होता है हाउ, व्हाट, व्हाई, इस तरह के कुछ। तो वो उस वक्त उनमें से किसी का भी कोई जवाब मेरे पास नहीं था। तो 20 साल पहले 15 सितंबर 2005 से लेके 2025 तक, जो अभी है 2025, इस 20 साल में जितनी भी चीज़ें मैंने की या मैं करने के काबिल हुई, वो सारी चीज़ें मुझे इस काम को करके सीखने को मिली। जितनी भी स्ट्रेंथ और एनर्जी या डिटर्मिनेशन मिला, वो इसी काम के चैलेंजेस को काउंटर करते हुए मिला। जो डायरेक्शन मिली कि क्या करना है, वो भी इस काम से खुद ही निकली। और कैसे करना है और क्यों करना है, इसके जवाब भी इस काम को करने के दौरान ही मिले। तो ये जो जर्नी है, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग और मुसलसल अपने मालिक की तरफ, जिसने इस काम के लिए चुना था, रजू करने की जर्नी है। कोई उस वक्त लोग नहीं थे जिनसे पूछा जा सकता, उनको कंसल्ट किया जा सकता। तो उस वक्त फिर जो हर वक्त अवेलेबल होता है लेकिन हमें किसी ख़ास मूवमेंट पे जाके एहसास होता है, वो हमारा मालिक ही है। फिर उसी से ही पूछना होता था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो 2008 में 2005 से लेके 8 तक तो मालिक से रुजू करते रहे, पूछते रहे। लेकिन फिर अल्लाह को लगा कि कोई इंसानी शक्ल में होना चाहिए जो इसको बता सके। तो मुन्नू भाई से मुलाकात हुई। वो हमारे अज़ीज़ हैं, उनके अज़ीज़ हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि फ़रा ने ऐसा कुछ स्कूल शुरू किया है, तो आप भी किसी दिन देखें जाके। तो एक दिन मुन्नू भाई ने कहा मुझे ले जाएं, वो लेकर आई स्कूल में। तो बड़े खुश हुए, बहुत हौसला अफजाई की और जाके एक कॉलम लिख दिया, क्योंकि वो जंग में कॉलम लिखते थे जब तक वो हयात थे। तो उसे तो पहली बार मेरी फैमिली और फ्रेंड से बाहर पता चला कि ये कोई काम हो रहा है एजुकेशन से मुतल्लिका वहाँ पर कोट लखपत के इलाके में।
तो उनका भी साथ मिला, तो एक फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट और ऐड हो गई। तो तब से लेके फिर जब तक मुन्नू भाई का विसाल नहीं हुआ था, तो मेरे लिए इंसानी शक्ल में जो मेंटर थे, और मैं तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं से डिस्कस करती थी, वो मुन्नू भाई थे, जिनको अल्लाह ने इंसानी शक्ल में मेरे लिए मुंतखब किया। तो ये जो आलम बीबी है, इसका विज़न है कि हम बहुत कम वसाइल वाले बच्चों को नर्सरी क्लास से लें, और जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि अपनी और अपने ख़ानदान के लिए बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा सकें, तब तक उनको सपोर्ट किया जाए। जिसके लिए हमने कहा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कम बच्चों को पढ़ा लेंगे, कम लोगों के साथ काम करेंगे, लेकिन जिनके साथ काम करें उनको फर्दर फिर इस पोजीशन से जहाँ पे वो रिसीवर हैं शिफ्ट किया जाए कि वो गिवर बन सकें अपनी फैमिली के लिए और अपने जैसे किसी एक बच्चे के लिए। क्योंकि जब तक आप सिर्फ रिसीवर रहते हैं और कंट्रीब्यूटर नहीं बनते, आपकी और उस मुआशरे की हालत नहीं बदलती। आपको अपनी पोजीशन बदलनी होती है, अपनी कोशिश से बदले या आपको किसी और की कोशिश की ज़रूरत है उसके साथ मिलके। लेकिन बुद्धा कहता है कि जो समाज बढ़ता नहीं है, आगे नहीं बढ़ता, या उसके अंदर स्टैग्नेशन आ जाए, वो गुनाह है। तो बुद्धा के नज़दीक रुक जाना गुनाह है। हम अगर इसको अपने पर्सपेक्टिव में देखें खुद भी, तो रुका हुआ इंसान जो है या रुका हुआ माशरा, वो कोई मुनासिब कंट्रीब्यूटर नहीं होता कायनात के अंदर। इसलिए उनको मैट्रिक तक पढ़ाकर आगे भी काम सीखना है या आपने हायर एजुकेशन में जाना है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं आलम बीबी के प्लेटफॉर्म से। दूसरी चीज़ हमारे विजन में थी कि हम वो बच्चे जो हमारे पास आएंगे उनकी तरबियत करेंगे, इसलिए कि हर कोई जानता है और हम भी जानते हैं कि हमारी तालीम का हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि वो हमारी तरबियत भी कर रही है। तो तरबियत का फुकदान बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है कि हर कोई बात करता है कि पाकिस्तान तो इखलाकी तौर पर बहुत बुरी तरह ज़वाल पजीर है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि मॉरल डिक्लाइन है। तो हम ये देखते हैं, जैसे अशफाक साहब कहते थे, और इससे पहले एक ये बात कि ये नहीं देखेंगे कौन कह रहा है, ये देखेंगे क्या कह रहा है। मुझे बुद्धा से डिसएग्रीमेंट है, मुझे इशफाक साहब पसंद नहीं, मुझे वासफ साहब की फ़िक्र से इख्तलाफ है, ये अच्छी बात है। माशरे की खूबसूरती होती है इख्तलाफ राय और डाइवर्सिटी, लेकिन उसके आपके फोरम पे गांधी साहब बहुत अच्छी बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि इख्तलाफ राय कैसे करना चाहिए। तो आप उसके आदाब के साथ इख्तलाफ राय करें, और जो अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिल रही है उसको सीखें। हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपको वो बात पहुंचानी ही उस रूट से हो और आप उस इंसान में फंस जाएं और वो जो आपको डिलीवर होना है उससे महरूम हो जाएं। तो इसलिए मैं मुख्तलिफ लोगों को पढ़ती और सीखती हूँ, तो अगर कहीं कोट भी कर देती हूँ तो ये मतलब नहीं होता कि पूरी फ़िक्र से या पूरे इंसान से एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है। मकसद होता है कि अगर उसने कुछ अच्छा लिखा, बोला, सिखाया है तो उसको अपने लिए इस्तेमाल करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको अगर वो चीज़ क्लिक करे तो वो ले सकें। तो अशफाक साहब कहते थे कि पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान अनपढ़ लोगों ने नहीं, पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया। तो फिर पढ़े लिखे लोगों को
को आप कहते हैं उन्होंने बचाया, आप इसको गौर करें तो फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं। तो इसलिए ये है कि हमें लगता था कि जो तरबियत का फुकदान है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग जो ये कुछ कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं या वो जानते नहीं हैं। वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते भी हैं, फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो मॉरल बीइंग है उसकी तरबियत नहीं हुई। मैं खाती नहीं हूँ, कम खाती हूँ, फाका करती हूँ, लेकिन मेरी उम्र जो है वो बढ़ती रहेगी। वो ये नहीं होगा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को स्टॉप कर दूँ तो मेरी उम्र भी रुक जाएगी। वक्त चलता रहेगा, मेरी उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन जो हमारा इंटेलेक्चुअल बीइंग है, हमारा मॉरल बीइंग है, उसको जब आप फीड करना बंद कर देंगे तो वो रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखते हैं कि हमारा फिज़िकल बीइंग है, हमारा मॉरल बीइंग है, हमारा इंटेलेक्चुअल बीइंग है, हमारा इमोशनल बीइंग है। तो फिज़िकल बीइंग तो कोई अंडरवेट होगा, कोई ओवरवेट होगा, कोई स्मार्ट होगा, वो अपनी लाइफ पैटर्न के हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन जो बाकी बीइंग हैं उनको अगर आप मुनासिब वक्त पे मुनासिब डोज नहीं देंगे तो वो नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली जितनी ख़वातीन में स्कॉलर्स मेरी पसंद की हैं वो कोई यहाँ इतनी पसंद नहीं की जाती, तो मैं उनका नाम नहीं ले लूँगी, लेकिन XYZ जो हैं उनका इतना बड़ा जहन है तो किसी और खातून का क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, मगर वो मशक्क़त जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की, वो मशक्क़त क्या मैंने की है? तो सब चीज़ें खुली हैं सामने। ज़रूरत ये है कि उस चीज़ तक पहुँचने की जो मशक्क़त है, जो सफ़र है, वो करने के लिए हम कितने तैयार हैं, हम कितना अपना आप छोड़ सकते हैं, कितना मार सकते हैं। तो ये बीइंग मेरा ख़याल है, आप इससे इत्तफाक नाम नहीं भी कर रहे हैं, वो आपका अपना ख़याल है, लेकिन अगर आप नहीं अपनी मॉरल बीइंग को कुछ देंगे, इंटेलेक्चुअल बीइंग को, इमोशनल बीइंग को, तो उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी। बहुत सारे बड़े लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि लगता ही नहीं है कि 50 साल का, लगता है ये तो इतना चाइल्डिश है। और कुछ लोग ऐसी बात कर देते हैं, कहते हैं इससे अच्छी बात तो बच्चा भी कर सकता है, इसलिए कि आपने उन चीज़ों को परवान नहीं चढ़ाया। आपको लगा जैसे मैं बढ़ रही हूँ बाकी बीइंग्स भी खुद ही बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये एटलीस्ट मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होता। उनको आपको कुछ ना कुछ फीड करना पड़ता है। तरबियत का हमने सोचा कि अपने बच्चों की जाए, इसलिए कि कोई भी बिलीवर है, प्रोफेशनल है, या ज़िंदगी की किसी और ज़िम्मेदारी में है, अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो वो चीज़ें भी अच्छी नहीं कर सकता। सबसे पहले अपने अच्छा इंसान बनना होता है, फिर आपने जो भी बिलीफ सिस्टम फॉलो करना है, जो भी प्रोफेशन है, जो भी आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप वो पूरी करते हैं। लेकिन अच्छा इंसान बनने के बाद हमें लगा कि ऐसे बच्चे जो गलियों में रहते हैं, या माँ बाप सोचते हैं काम पे डाल देंगे 4 पैसे आएंगे, माँ बाप के पास वक्त नहीं होता, तो स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि वो इन बच्चों की तरबियत करें ताकि वो अच्छे इंसान बने, क्योंकि दुनिया को आखिर पे अच्छे इंसानों ने ही बचाना है। बाकी सारे शोबों में हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन देख रहे हैं कि ज़िंदगी जैसे आगे बढ़ रही है, जितनी तरक्की हो रही है, जितनी इन्वेंशंस हो रही हैं, जहाँ इतनी कंफर्ट्स आ रही हैं, वहाँ पे साइकेट्री के केसेस उतने ही बढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान से उतना ही दूर हुआ जा रहा है, और वहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं वो उतने ही कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो कहीं तो कुछ है जो हमें सोचने की ज़रूरत है। तो हमने सोचा इन बच्चों की तरबियत करें। तो ये बेसिक वर्जन है कि ऐसे बच्चों को लेके उनको अच्छा इंसान बनाएं और अच्छा रोज़गार कमाने वाला बनाएं। हमारे पास 2 स्कूल हैं, एक लाहौर चुंगी अमर सदू कच्चा जेल रोड पे और एक मुरीदके में।
दोनों में कोई 1000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको खाना भी मिलता है, डॉक्टर भी है, पढ़ाई भी है, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, किताबें, सब चीज़ें स्कूल से मिलती हैं, और फिर मैट्रिक के बाद जो करना चाहते हैं उसका स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो अभी हम अपने मौजूदा स्कूल जो कि किराए की जगहों पर है, अपना स्कूल बना रहे हैं, जैसे इन्होंने भी बताया 12 कैनाल में। तो उम्मीद है कि उसकी पहली फ़ेज़ यानी आधा स्कूल मुकम्मल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और जो फिर 26 का सेशन होगा हम वहाँ पे उसको शुरू करेंगे। उसके ऊपर फिर किसी वक्त बात ज़रूर करेंगे कि बेसिकली हम उसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट या मॉडल स्कूल क्यों कह रहे हैं। और उसकी बस वन लाइनर ये है कि हम उसको एक ऐसा ही जगह बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे जो भी बच्चा जाए वो कुछ भी बने, लेकिन वो अच्छा इंसान होने के साथ खुश ज़रूर हो। हम बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू नहीं करते जब तक कि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे सेहत को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जिस दिन सर दर्द होता है तो पता लग जाता है, और अगर माइग्रेन हो तो फिर और पता लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि खुश रहना इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, हम इसको वैल्यू नहीं करते। तो हमारी कोशिश है कि वहाँ पर जो भी जाए, वो बच्चे हों वो बड़े हों, जब उस दहलीज के उस पार जाए तो उसे लगे कि एक माहौल और कल्चर ऐसा कि इसमें आके आप खुश हो जाते हैं। हम इन बच्चों को खुश मुस्कुराता देखना चाहते हैं। कामयाबी तो सबको मिल जानी है, सब बड़े हो जाएंगे, कुछ कर भी लेंगे, लेकिन अच्छा वक्त गुजारना ज़्यादा अहम है। तो बस ये कोशिश है कि ऐसे बच्चों के कैसी स्पेस मिले जहाँ वो खुल के मुस्कुरा सकें, वो ख्वाब देख सकें, वो सोच सकें, वो सवाल पूछ सकें, और वो क्रिटिकली अपनी सराउंडिंग को देख सकें। तो ये कुछ कोशिश होगी हमारी स्कूल में जाके करने की, और हमें उम्मीद है कि वो एक ऐसी एग्ज़ाम्पल हम सेट कर सकेंगे कि और लोग जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं वो इस तरह की ही कोशिशें करें, ताकि ये ना हो कि हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी हो कि हम इतने बच्चों को खुश रहना सिखा रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह के हालात से आते हैं वहाँ खुशी के मौके कम होते हैं। और ये बहुत बड़ी चैरिटी है, बहुत बड़ी खिदमत है कि अगर आप लोगों को खुश रहना सिखाएं, उनको खुश रहने का माहौल दें। बल्कि ये भी शायद सही बात नहीं है सिखाना, आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ जाके वो खुद ही खुश हो जाएं। आप ये देखें कि जो चीज़ बहुत पावरफुली असर करती हैं वो बताई नहीं जाती, उन चीज़ों का माहौल पैदा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं यार पाकिस्तान में बहुत स्ट्रेस है, ये मसले, वो बाहर जाते हैं बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, चलो आउटिंग पे चलें। अब आउटिंग पे आपको कोई ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ आए हो तो तुमने खुश होना है, रिलैक्स करना है, नहीं। उसका जो माहौल है ना वो आपको रिलैक्स कर देगा। तो हमेशा जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसका कल्चर बना दें, उसका माहौल बना दें। एक क्लास का माहौल है ना कि उसमें सब लोग टाइम पे क्लास में आते हैं। 4 बच्चे जो है ना जो नहीं टाइम पे आते, वो या तो उस क्लास से निकल जाएंगे आफ्टर फ्यू डेज, या वो भी टाइम पे आना शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि उसका जो पावरफुल कल्चर है वो टाइम पे आना है, तो आपने उनको नहीं कहना, वो खुद ब खुद आ जाते हैं। मिसाल एक और आप इसमें सीख लीजिए कि जैसे आप किसी ठंडी जगह पे जाते हैं, यहाँ बहुत शदीद गर्मी है, आप ठंडी जगह पे जाते हैं, तो अभी आपकी गाड़ी उसकी हदूद में दाखिल हो रही होती है और आप बदलना शुरू हो जाते हैं। आपका चेहरा, आपका जहन, आपकी थॉट्स, आपका मिजाज। समटाइम कुछ लोग बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगा लेंगे, कुछ लोग बहुत ऊंची आवाज़ में हंसेंगे, कहेंगे ना कि हम तो चिल कर रहे हैं या हम कुछ एंजॉय कर रहे हैं। तो अब उस वहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ था कि आप आएंगे तो आपने हंसना है, या ये नहीं लिखा था कि आप आएंगे तो आपने रिलैक्स करना है। वहाँ की फ़िज़ा ऐसी थी कि उस फ़िज़ा से जब आपका पहला इंटरेक्शन होता है तो आप बदल जाते हैं। और जो हम हिस्टोरिकली भी देखें, जहाँ बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई या बड़े पैमाने पर लोगों में बदलाव आया, वहाँ उनको कोई कुछ नहीं कहता था तुम ऐसे हो जाओ। वहाँ का माहौल ऐसा था कि जब लोग उस माहौल में जाते थे
तो उनका खुद ही दिल करता था कि वो भी ऐसे हो जाएं या वो भी ऐसे करें जिस चीज़ का माहौल है। तो कल्चर एक बहुत बुनियादी चीज़ है, आपको चीज़ें बदलने के लिए उसका पहले कल्चर बदलना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा कल्चर हो उस स्कूल में कि जहाँ जाने वाले को लगे कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे तो बस मेहनत करने की, ख्वाब देखने की ज़रूरत है। तो ये एक हम्बल सी एफर्ट है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, सोसाइटी को पे बैक कर सकें और जो हम अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं वो अल्लाह को मंजूर हो तो इससे अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं तो इस तरह से देखती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में वो बदला हुआ शायद पाकिस्तान ना देखूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाली नस्ल या उससे अगली नस्ल या उससे अगली नस्ल तो देख सकेगी ना। और हमें ये खुशी होगी कि ये जो सफ़र किया है पाकिस्तान के लोगों ने एक अच्छे माशरे की तरफ, इस सफ़र के शुरू में हम भी कहीं कंट्रीब्यूटर थे छोटे से। सो ये कोई अगर पूछे भी कि भाई क्या बदल दोगे, क्या कर लोगे, तो एक तो होता है कि अगर अल्लाह ने हमसे बदलवाना है तो उसके बंदोबस्त हो जाएगा, और अगर वक्त लगना है और किसी और ने करना है तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि जब हमें लग रहा था चीज़ें ठीक नहीं हैं तो हम बैठ के उस पर कुड़ते नहीं थे, तनकीद सिर्फ नहीं करते थे, जितनी इस्तात थी उसके मुताबिक थोड़ा बहुत अमली तौर पर कंट्रीब्यूट करते थे। और वो जो आज हुआ है उसके इब्तदाई दिनों में हम भी कहीं थोड़ा बहुत हिस्सा डाल रहे थे। तो ये ख्याल, हम वो अबाबील तो नहीं बन सकते, उसका तो बहुत बड़ा मुकाम है। अगर उस वाक़े को आप मिसाल के तौर पर भी लें कि वो अपना हक अदा करी थी कि जितना हम कर सकते हैं। तो ये किसने कहा है कि आप पूरी दुनिया बदलते हैं? मुझे किसने कहा मैं पूरा पाकिस्तान बदल दूँ? लेकिन क्या मैं वो बदल रही हूँ जो मैं बदल सकती हूँ? छोटा काम कोई भी नहीं होता और नुकसान ये हो जाता है चीज़ों को छोटा सोचने का। छोटा काम करना हमें अच्छा नहीं लगता, बड़ा काम हमसे होता नहीं, तो हम कहीं भी नहीं होते। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी विद सो मच लव। आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। जी। सबसे पहले तो मैं पूछना चाह रही थी, आपने कहा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को आप लोग केटर करते हैं। जिस माहौल से आ रहे हैं और जो माहौल आप दे रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आधा दिन एक बच्चा एक ऐसे माहौल में गुजर के जा रहा है जहाँ से वापस वो एक बहुत स्ट्रगल सम माहौल के अंदर वापस जा रहा है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, एक डिवाइड क्रिएट होगा। एक जब तक वो ये समझ सकेगा और जब तक वो ये ख़ुद से कैलकुलेट कर सकेगा कि उसने कहाँ खड़े होना है, उससे पहले की ज़िंदगी में बहुत सवालात होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगी, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होंगी। तो उसको कैसे केटर करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है बेनज़ीर, और मुझे खुशी है आपने ये सवाल पूछा। पहली बात ये है कि जब हमने ये सिलसिला शुरू किया पढ़ाने का तो कुछ सालों बाद हमें भी इस बात का ख्याल महसूस हुआ, एक्सपीरियंस बेस्ड। हमने ये किया है कि एक तो हम उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ सेशंस करते हैं। हमारा एक रेगुलर प्रोग्राम है जिसमें पर्टिकुलरली मदर्स, और अगर माँ अवेलेबल नहीं तो बड़ी बहन जो घर में होती है वो आती है, और हम उसके साथ ये सेशन इसलिए करते हैं कि जब बच्चा घर जाए तो उसे घर से रीइंफोर्समेंट मिले। दूसरा इसलिए करते हैं कि वो जाके जो चीज़ें स्कूल में सीखता है जब वो अपने घर वालों से शेयर करे या फ्रेंड से या मोहल्ले में, तो उन लोगों के अंदर एक रिसेप्शन हो उसकी, वो रिसीव करें उसको इंस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरी उसकी वजह ये थी कि वो लोग जो नहीं पढ़ सके, जिस भी वजह से नहीं पढ़ सके, अब अगर उनका बच्चा एक स्कूल में जा रहा है तो उनको उसकी वजह से एज इंसेंटिव दिया जाए कि आपको भी बेसिक जो हैं चीज़ें, रीड एंड राइट मेरी सेकेंडरी प्रायोरिटी थी। फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि आप लोग तो सोच नहीं सकते कि वो लोग जैसी जगहों पे रहते हैं उनको तो हाइजीन के भी बड़े मसाइल होते हैं, और वो जिस बिलीफ सिस्टम पे खड़े होते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता, हम भी सारी ज़िंदगी सीखते हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि उनका सीखने का अमल रुक चुका होता है, और वो जो चीज़ें थोड़ी बहुत सीख के बड़े हुए होते हैं वो नहीं कोई प्रैक्टिस करते रहते हैं।
तो अब जो उनके भी लोग जानते हैं थोड़ा बहुत जितना भी, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको बताएं साथ साथ। तो पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़रूरी चीज़ें जिनकी वो रोज़ाना प्रैक्टिस करती हैं, उनको कुछ बेहतर करना कोशिश है, क्योंकि वो उनकी बेहतर होंगी तो फिर बच्चों की बेहतर होंगी। तो वो हम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों को जो तरबियत पे मैंने बात की ना, वो तरबियत यही है कि आप इस जगह पे पैदा हुए विद सच रिसोर्सेज, विद दीज पेरेंट्स, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप यहीं पर रहेंगे, लेकिन खुदा ने आपको किसी चीज़ में कमी नहीं दी। अगर आप इस जगह पैदा हुए हैं तो इसमें ये कोई रीज़न नहीं है कि आप कहें कि मैं ज़िंदगी में बेहतर नहीं हो सका। आप कुछ बेहतर होना चाहते हैं, आपने सिर्फ ख्वाब वो देखना है और उसके लिए कोशिश करनी है। उसके लिए लोगों के पास रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, लेकिन जिनके पास हैं वो आपके रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं। ये चैरिटी स्कूल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं कई टर्म्स और कई वर्ड्स नहीं बोलना चाहती, लेकिन मुझे बाद में फीडबैक मिलता है कि आप जो इतना इसको सोफिस्टिकेटेड करके बताती हैं, लोगों को समझ नहीं आती आप क्या काम करते हैं। जैसे मैं डोनेशन नहीं कहती, कंट्रीब्यूशन कहती हूँ, तो लोग कहते हैं कि हम डोनेट भी कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कंट्रीब्यूट आप करें, तो कहते नहीं डोनेशन का बताएं। मैं इसको चैरिटी नहीं, मैं इसको जॉइंट वेंचर कहती हूँ। कुछ लोगों के पास असबाब हैं, कुछ लोगों के पास ख्वाब है, वो दोनों मिलके एक अच्छा इंसान बना रहे हैं और वो अच्छा इंसान मिलके अच्छा माशरा बना देंगे। तो उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है, उन्हें बताया जाता है ये तो एक जॉइंट वेंचर है। और आपके पढ़ने और अच्छी तरबियत लेने का मकसद है कि तुम अगर घर जा आती हो तो अपना यूनिफॉर्म खुद धो, अपना बिस्तर खुद समेटो, अपने खाना उठ के पकड़ो। माँ काम पे जाती है, उसके आने से पहले तुम कोई छोटा सा काम कर सकते हो वो ज़रूर करो। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें ये एम्पावर करी है कि बी अ हेल्पिंग हैंड ऑफ योर पेरेंट्स, डोंट बी अ बर्डन ऑफ योर पेरेंट्स। तो और इसी तरह पेरेंट्स से बात होती है, तो साथ साथ वो, और उसको बताया जाता है कि मिसाल के तौर पे हम पंखे के नीचे बैठते हैं, वो घर में भी पंखे के नीचे बैठता है। वो चीज़ें जो उसकी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, जो सिर्फ शशके हैं वो हम नहीं करते। और उसकी पूरी उसको आगाही होती है कि ये चीज़ मुझे इसलिए दी जा रही है कि मैं अच्छा पढ़ सकूं, और जब मैं वापस जाऊंगा और वो जो घर है और वो जो लोग हैं और जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसी से उठा है और उसने उसको कभी नहीं भूलना। ये कंपटीशन या एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं से भी वो नहीं है। मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मुझे इस बात पे कभी भी कोई शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैं देहात से हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, या जो और भी मेरे साथ मेरा अटैच है प्रोफाइल। इसलिए कि जब आप पैदा होते हैं, जो आपके लोग होते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। उसके बाद आप अपने आप को किस रास्ते पे चलाते हैं ये आपकी चॉइस है। तो जब आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपनी चॉइस का रास्ता लें और उस पर काम करें, तो वो है जिससे मेरा पोर्टफोलियो बनेगा। इससे नहीं है कि मैं आपको आके बताऊं मेरा बाप तो बहुत बड़ा जिम्मेदार है, ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। मैं फ़लाँ सोसाइटी में इतने बड़े घर में रहती हूँ, वो किसने कमाया? मेरे बाप ने या मेरे भाई ने। दैट इज़ नॉट माइन। मैं जिस गाड़ी में आती हूँ वो मैंने नहीं कमाई। मेरा पोर्टफोलियो वो है जो मैंने अर्न किया है, जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। मेरे बड़ों की चीज़ें मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, और मैं अपने पोर्टफोलियो में इन चीज़ों को पोर्टफोलियो भी नहीं समझती। मैं समझती हूँ क्या मेरे अंदर इंसानी हमदर्दी पैदा हुई है, मैंने उसको कोई ग्रो किया है? क्या मुझे झूठ बोलते हुए अंदर तकलीफ होती है? क्या मैं किसी के नुकसान से अपना फ़ायदा करने में अच्छा महसूस करती हूँ? क्या मैं लोगों को गलत मशवरे देती हूँ? क्या मैं किसी शोबे में हूँ तो वहाँ पे पॉलिटिक्स करके उसको ख़राब करती हूँ? तो जब आप इन चीज़ों से उठते जाते हैं वो आपका पोर्टफोलियो होता है।
मटेरियल इज जस्ट टू कंफर्ट यू। आप आराम से बस स्टॉप पे खड़े होने की बजाय गाड़ी में बैठ के चले गए। आप अच्छे घर में हैं तो आपको किराया नहीं देना पड़ता, वहाँ रह रहे हैं, कोई अच्छा बेड है, ये फिजिकल कंफर्ट्स हैं। आप इसको सिर्फ कंफर्ट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका पोर्टफोलियो है, वो ये है कि आप इंसान कितने अच्छे हैं। तो इस तरह हम बच्चों का और पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है, वो जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है उसकी बॉन्डिंग अपनी ओरिजिन से बढ़ा रहे हैं। ये ग्रोथ नहीं है कि मैं इतना बड़ा होता जा रहा हूँ और उतना अपनी रूट से डिटैच होता जा रहा हूँ। ग्रोथ ये है कि मैं बढ़ रहा हूँ और मेरी रूट से बॉन्डिंग भी बढ़ रही है। ये हम कोशिश करते हैं। 100% नहीं होता, क्योंकि इंसान के पास ये इस्तिताअत नहीं है कि वो 100% चीज़ें कर ले। एब्सोल्यूट तो हमारे लिए नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है हम करते रहते हैं। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम सीखते रहते हैं लोगों के फीडबैक से, बच्चों के फीडबैक से, अपने एक्सपीरियंस से, और कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा कर सकें, और आखिर तक कोशिश ही करते रहेंगे, क्योंकि वो टाइम कभी नहीं आता जब आपको लगे कि बस जी इससे ज़्यादा इसको अच्छा नहीं किया जा सकता। आपकी गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा हो रहा है कि आपका कितना गहरा ताल्लुक़ है फ़ितरत के साथ और उसमें चलने वाले मामलात के साथ, और कितना गहरा ताल्लुक़ है आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ। बहुत खुशी हुई मुझे आपकी गुफ्तगू सुन के। सवाल मेरा ये है कि आप सुनने वालों के लिए ये ज़रूर बताइएगा कि आलम बीबी का नाम आलम बीबी क्यों रखा गया। और दूसरा सवाल ये है कि क्या उस स्कूल में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए क्या कोई ख़ास क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर बच्चों को लिया जाता है? क्योंकि अगर एक इलाके में स्कूल है तो वहाँ के इलाके के लोग ही आ जाएंगे, वो किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हों। तो इस पर भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से बताऊं कि मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि वो ताल्लुक़ बन सके मेरा भी, लेकिन अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी सिर्फ बातें ही हैं। आई विश कि वो कुछ ताल्लुक़ उस तरह भी बने, और लेकिन ये तो बड़े नसीब की बात है। खैर, आलम बीबी मेरी दादी का नाम था, उनके नाम पर ये रखा है। वो एक बहुत मुतासरकुन शख्सियत थी हमारे ख़ानदान की। आलम बीबी में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया है, और वो ये है कि जो एक मज़दूर की माहाना आमदन फ़िक्स की गई है, बच्चे की फ़ैमिली की जो माहाना आमदन है वो उससे ज़्यादा ना हो। इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनको लेकर आएं। इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया नहीं है। इसके अंदर भी एक अहम चीज़ हमने रखी है, वो ये है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्ट, कलर, रेस, जेंडर। आपके पास जब एक बच्चा आता है पहले दिन दाखिला लेने, और आप उसको ये बताते हैं कि बेटे तुम्हारा दाखिला यहाँ इसलिए नहीं हो सकता कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, तो आपने उसके ज़हन में ना एक दायरा बना दिया कि मुसलमानों के अंदर वो एक्सक्लूडेड है। फिर एक बच्चे को आप कहते हैं हम तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ा सकते भाई, तुम तो अहले तशीह हो, ये तो सुन्नियों का स्कूल है। फिर एक और डिवाइड आ जाता है। ये यहाँ पर तो ज़्यादातर बरेलवी बच्चे पढ़ते हैं, देवबंदी नहीं आते, अहले हदीस नहीं आते। फिर आप कह देते हैं ये तो लड़कों का स्कूल है, यहाँ लड़कियाँ नहीं आती। फिर आप कह देते हो कि ये तो इस एथनिसिटी का, इस रेस का स्कूल है, तो आप नहीं आ सकते। अगर आपने बच्चे को इंक्लूसिविटी सिखानी है और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा करना, तो आपको ये सारी चीज़ें उतार के अलग रखनी होंगी। आपको उसे बताना होगा कि बेटे जब पढ़ना होता है, स्कूल आते हैं तो सारे बच्चों का एक ही स्कूल होता है,
वो कहीं से भी हैं, कुछ भी हैं, सारे बच्चे बराबर हैं। अब आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे काफ़ी सोचा। सो मुझे ये समझ आई कि जब मैं किसी बच्चे से कहूँगी कि हम तुम्हें स्कूल में दाखिल नहीं कर रहे इस वजह से, तो इसका ये मतलब है, मेरे लिए इंटरप्रिटेशन है ये, कि मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें अल्लाह ने नहीं बनाया। क्योंकि अगर एक तरफ मैं इस बात पे यकीन रख रही हूँ कि इस कायनात का खालिक व मालिक व राज़िक वो है, सबको उसी ने ही बनाया है, वो ही तख्लीकार है, तो दूसरी तरफ मैं किसी बच्चे को ये कहती हूँ तुम्हें नहीं पढ़ाना इस वजह से, तो ये तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर मुझे इस बात पे यकीन था कि सबका मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, और ये मैं कह रही हूँ कि मैंने अल्लाह की मखलूक की खदमत करनी है, तो उस मखलूक के अंदर मैं सेग्रीगेशंस कैसे कर सकती हूँ? और बच्चे तो इतने छोटे मासूम, हम ये भी नहीं कह सकते वो बच्चा ऐसा था या ऐसे, वो तो इतने मासूम बच्चे होते हैं। तो जब मुझे ये है कि भाई मैं खदमत करने के लिए आई हूँ, तो फिर मैं किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर ये तफरीक कैसे कर सकती हूँ? तो मुझे लगा कि किसी को मदद की ज़रूरत हो तो बस कर देनी चाहिए, उससे आगे की चीज़ें हमारे करने की नहीं हैं। फिर आप उसको डब्बों में बंद करते हैं, और खुदा की एक ही खुदाई है, एक ही कायनात है, उसमें हम कैसे डब्बे बना सकते हैं? तो किसी के लिए आसानी पैदा करनी हो, किसी के कोई मदद करनी हो, तो यही काफ़ी है कि आप उसकी मदद कर दें, बस। उसके अलावा कुछ नहीं होता। आप उससे कुछ पूछ के तय ना करें, पूछे बिना ही करते हैं। तो ये बस एक है कि, और वो भी क्राइटेरिया इसलिए अभी रखा है कि वसाइल लिमिटेड हैं, क्योंकि हम डोनेशंस होती हैं जिनके साथ ये सारा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जब तक अभी हमारे ये रिसोर्सेज हैं तो वही बच्चे कैटर हों जो बहुत डिज़र्विंग है। क्योंकि जो फैमिली 500 रुपया भी अफोर्ड कर लेती है ना महीने का निकालना, वो भी कहती है मैं बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजूंगी, वहाँ ABC सीखेगा। तो वो जो गली मोहल्ले जहाँ भी कोई छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल पॉकेट्स में होते हैं, वो उधर भेज देती है, वो उसको ऐसे स्कूल में नहीं भेजती। तो जो बच्चे नहीं जा पा रहे उनका आप ये यकीन रखिए वो वाकई ही नहीं 1 रुपया भी निकाल सकते वो तालीम पे खर्च करें। और 20 साल बाद मुझे इस बात पे पूरी तरह अब यकीन है कि एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है अपने आप को बदलने का, अपने हालात को बदलने का, अपने समाज को बदलने का। अगर आप चाहते हैं या आप मुतमिन नहीं है जहां आप हैं, उसको बदलने का जो एक रास्ता है ना, सही रास्ता, और भी रास्ते हैं जो लोगों के लिए सही हैं, हमारे लिए जो सही रास्ता है वो तालीम है। वो पूरी दिलजमी से पूरी मेहनत करना और कुछ बनना है। ना सिर्फ बैरूनी दुनिया में, आप अपने अंदर भी बहुत कुछ अच्छा, बेहतर, कंफर्टिंग पा लेते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरी दरख्वास्त होगी, तालीम को पेपर पास करने, इम्तिहान पास करने, ग्रेड लेने और फिर नौकरी करने जैसे छोटे मकसद में बंद मत कीजिएगा। अच्छी तालीम, जैसे दुकान पे जाते हैं ना हम, स्टोर्स पे, मैं अब जब हॉस्टल में रहती थी तब कभी जाती थी, अब उसके बाद नहीं जाने का मौका मिला, इसलिए कि इतनी चीज़ें होती हैं कि समझ ही नहीं आता क्या लेना है। मतलब और अक्सर गैर ज़रूरी चीज़ें भी मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे लोग बास्केट में डाल लेते हैं। जैसे आप जाएं स्टोर में तो पड़ा होता है ना कि लिप्टन की चाय लें तो कप फ्री मिलेगा, ये वाला टूथपेस्ट लें ब्रश फ्री मिलेगा। तो यकीन मानिए कि अच्छा पढ़ें तो नौकरी तो उस ब्रश की तरह फ्री में मिल जाती है। लेकिन हम इस माशरे
वक्त के इस टाइम में इतनी अपने आप को हमने नीचे कर लिया कि हमने तालीम की प्रायोरिटी नौकरी रख दी है। तालीम नौकरी नहीं है। और एक मज़ेदार बात आपके के लिए, सेल लगती है बहुत, और अब सेल मैनिया एक बन चुका हुआ है, और पता नहीं उसके ऊपर वीडियोस भी बनती हैं, रील्स बनती हैं, वायरल होती हैं, कोई मेरे सामने से भी, आपके सामने से भी गुजरती है। तो व्हाट इज सेल? दैट इज जस्ट अ प्ले विद योर साइकोलॉजी। 3,000 का कुर्ता मिल रहा था, अब सेल में 1,600 का मिला, मैंने उठा लिया। मतलब आप समझते हैं 1,400 बचा रहे हैं? नहीं, यू आर लूजिंग समथिंग एल्स विच इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द 1,400। इसके ऊपर कभी सोचिएगा कि सेल हाउ चेंजिंग आवर साइकोलॉजी, हाउ मार्केटिंग इज creating perspectives in our minds through their campaigns and such sale stuff. तो बस ये है। आपकी पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद मेरे मासूमाना एनालिसिस हैं that you're a very emotionally aware person, और आपने बहुत सारी कुछ ऐसी बातें भी अपनी गुफ्तगू में कहीं जिसमें आपने खुशी के बारे में बात की कि आप एक ऐसा स्पेस बनाना चाहती हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो उस खुशी को महसूस कर सकें। फिर आपने एनवायरनमेंट की बात की कि माहौल ऐसा होता है कि उसके अंदर आप वो सुकून और वो एक कंफर्ट फील करने लग जाते हैं। तो मैं आई एम क्यूरियस टू नो कि आपका जो ये इदारा है जिसमें आप पूरा एक तरबियत का सफ़र बच्चों के साथ लेके चल रहे हैं, उसमें इमोशनल एजिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज़ वेरी एसेंशियल आपके अपने किरदार की बिल्डिंग के लिए, कि आप अवेयर हों कि आपको जो चीज़ महसूस हो रही है और उसको आपने किस तरह से प्रोसेस करना है, रिएक्टिव होना है, प्रोएक्टिव होना है, उसके अंदर भी आप बच्चों को एजुकेट करते हैं, या वो भी किसी किस्म का एक पार्ट है आपकी तरबियत के इस जर्नी के अंदर? थैंक यू वेरी मच, गुड क्वेश्चन। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके अंदर जो हमारा तरबियत का प्रोग्राम है वो ऐसा नहीं है कि जैसे शायद आपको अंदाज़ा हो कॉन्वेंट स्कूल्स का, वहाँ पे पहले एक इसका वैल्यूज़ का, एथिक्स का अलग से पीरियड हुआ करता था। अभी मुझे करंट नहीं पता कि उसका क्या स्टेटस है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने उन लोगों के साथ, सीनियर्स के साथ काम किया है एजुकेशन में जो वहाँ की पढ़ी हुई थी, तो वो बताती थी कि हमारा एक पीरियड होता था उसका। सो अब का मुझे मालूम नहीं, होता ही होगा। हमारे यहाँ पीरियड नहीं होता, वो ये होता है कि टीचर पढ़ा रहा है ना, तो उस पढ़ाई का हिस्सा होगा जो हम उन बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। वो बच्चा लंच टाइम है तो वो लंच का हिस्सा होगा तरबियत। मिसाल के तौर पे लंच टाइम में है तो उसको ये पता हो कि खाना खाने के मैनर्स क्या हैं। तो अब हम उसको बेसिकली वो समझता है मुझे लंच कराया जा रहा है, लेकिन उसमें उस साथी होते हैं जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं कि बेटे खाना है, कैसे शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है, कैसे आपने उठ के बाद में अपना बर्तन साफ़ करना है। तो वो एक ट्रेनिंग हो रही होती है। कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो डायरेक्ट होती हैं, आप उनको बताते हैं कि आज हम ये एक्टिविटीज़ लिए कर रहे हैं या ये आज का सेशन इस चीज़ के लिए। कुछ इनडायरेक्ट होती हैं, कुछ सटल होती हैं। आप किसी एक फिक्स्ड रूल से तरबियत नहीं कर सकते। आपको जो आप सिखाना चाह रहे हैं उसकी नौइयत के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह की एक्टिविटी होगी और किस मीडियम से होगी, और डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी या सटल होगी। तो वो अभी से हमारे हो रहा है और वहाँ जाके वो और एनहांस हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रेमिसेस हैं वो चूँकि घरों की तरह के बने हुए घर थे जिसको हमने स्कूल में कन्वर्ट किया, लेकिन उसकी जो कंस्ट्रक्शन लिमिटेशंस है ना वो हमें अलाउ नहीं करती हैं अभी भी कुछ चीज़ें करने के लिए।
तो हमारे पास चूँकि वहाँ 12 कनाल है, स्पेशियस है, और हमने उसको खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया है। सो वहाँ जाके जो हमारी कुछ चीज़ें रहती हैं जिसका हमें हमेशा अफसोस होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो नहीं होंगे, तो फिर वहाँ एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी से वो बहुत कुछ सीखेंगे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो हम सिर्फ एक ही सुनते हैं, लेकिन इट्स अ बिग स्कूल ऑफ थॉट, तो उसके ज़रिए हम उसको बताएंगे। उस बिल्डिंग के अंदर वी आर वर्किंग ऑन द प्लान्स के हमने नए सेशन में जाना है, तो उससे पहले तमाम रूम्स एक्विप हो जाएं, स्पेसेस एक्विप हो जाएं उन सारी चीज़ों से जो उनको वहाँ चाहिए। तो हमारा जो वहाँ पे एक हमारी स्पेस है, और उस स्पेस का बड़ा मज़ेदार नाम है द अनलर्निंग रूम, बिकॉज एवरीवेयर लर्निंग लर्निंग लर्निंग। समटाइम यू डोंट नीड टू लर्न, यू नीड टू अनलर्न। तो वी वांट कि ऐसी स्पेस भी हो। तो इस तरह की बड़ी मज़ेदार स्पेसेस हमने बनाई हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स, और उसके मुताबिक फिर उस स्पेस को इक्विप करना और उसको डिज़ाइन करना। तो जब उस स्पेस में आप जाएं तो फिर आपको वाकई अनलर्निंग मोड में आप चले जाएं। यू डोंट नीड टू स्विच योर सेल्फ, योर स्पेस विल स्विच टू दैट सिचुएशन वेयर यू वांट टू गो। तो वहाँ एक ऐसा रूम है। इस तरह की और भी चीज़ें हैं, बिकॉज अभी ज़रूरत पड़ी तो मैंने मेंशन कर दिया कि हम इस तरह की कुछ चीज़ें करें। मतलब हमने उसको स्कूल भी नहीं कहना। स्कूल के एक बड़े टिपिकल से मीनिंग्स हैं। एक तो जी आपने इतने बजे स्कूल पहुंच के इतनी देर का पीरियड लेना है, फिर अगली टीचर आ जाएगी, फिर वो पीरियड देगी, फिर ब्रेक आ जाएगी, फिर 2 पीरियड होंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी, दैट्स इट। कितनी बोरिंग लगती है सब सारी। इट शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड बी समथिंग डिफरेंट। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। यू कैन चेंज द स्ट्रैटेजी। ये जो पूरी स्कूल एक्टिविटी होती है इसलिए होती है कि एट द एंड ऑफ द डे बच्चा ये सब सीख ले। अब वो कितना सीखता है ये एक अलग बहस है। वो इतने घंटे वो उस प्रोसेस में ज़रूर गुजारता है, फिर भी हमें अक्सर वो टारगेट अचीव नहीं होता। तो अब हमने कह दिया कि ये ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे ने इतने टाइम में वो इस चीज़ पे जाए। अब हम उस स्कूल की बजाय किसी और ज़रा तरीके से उसको लेके जा रहे हैं, जिस तरीके में वो कुछ चीज़ें सीखे, उसे महसूस भी ना हो, वो इंजॉय भी करे, वो फन भी करे। तो वाई सीरियस जो एक प्रोसेस है उसी से आप लर्न करते हैं। सम पीपल कैन लर्न अदर वे अराउंड। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदर वे अराउंड, वो ऑल्टरनेट बच्चे के लिए पैदा करे। आप नहीं सीख रही, इसमें आपका कम कसूर है, मेरा ज़्यादा कसूर है। आई एम नॉट एंगेजिंग यू विद योर फेवरेट मीडियम। सो इस तरह की कुछ चीज़ें हम चाहते हैं करने के गिव इम्पोर्टेंस टू द चिल्ड्रन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड टीचर। तो उनका आप देखेंगे हाउ दे कैन बी हैप्पी। खुश इंसान जो है ना वो हर बात मान लेता है, बात उसको मनवानी पड़ती है जो खुश नहीं होता। When you are happy, when you are in good mood, you will say, okay, we will do this. So this is the thing which we want to create. I'm not sure how much it will be successful or less successful, but we are trying. Because the responsibility is just to put best efforts. Results are not in our hands. Allah knows better. Whatever will happen, that will be good for us. मैं एक चीज़ पर बात करना चाह रही थी कि आपने एक बात कही यहाँ पर कि आप एक खुशगवार माहौल दे रहे हैं बच्चों को, जो मुझे भी लगता है कि किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना टेंशन वाला माहौल हो और सिर्फ कोई काम या गोल अचीव करने वाला माहौल हो तो उसमें आप सिर्फ एंजाइटी का शिकार भी होते हैं समटाइम्स, और आप प्रोडक्टिव नहीं कर सकते या आप बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो एक सेफ़ स्पेस देना, एक खुशगवार माहौल देना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्टिविटी के लिए। आप अपने स्कूल में बहुत से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हाइजीन और फूड प्रोग्राम के हवाले से आप क्या काम कर रहे हैं? एक तो मैं ये क्लैरिटी दे दूं कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक प्रोग्राम कर रहे हैं एजुकेशन का। लेकिन उस प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो हमें लगता है कि चीज़ मिसिंग है, हम उसको ऐड कर देते हैं। जैसे हमें लगता है कि साफ़ पानी नहीं होता तो बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, पेट के मसले आते हैं, अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो बच्चे का उस दिन के काम का हर्ज होता है, तो हम उनको साफ़ पानी देते हैं। इट डज़ नॉट मीन कि हम साफ़ पानी का प्रोजेक्ट करें।
हमें लगता है कि बच्चे बीमार हों तो उनके वालिदैन के पास दिहाड़ी छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता। वो बच्चा बीमार रहता है, वो कोशिश करते हैं टोटकों से ठीक हो जाए, खुद ही ठीक हो जाए, उसको इतनी तवज्जो नहीं देते। फिर जब वो ज़्यादा बीमार होता है तो फिर लेके भागते हैं, जिसमें उनका वक्त ज़्यादा लगता है, बच्चा तकलीफ से ज़्यादा गुजरता है, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा होता है। तो हमने डॉक्टर रख लिया कि हमारा बच्चा इतनी तकलीफ से ना गुजरे, टाइमली ट्रीट हो, उसकी छुट्टियाँ ना हो और उसकी पढ़ाई सही रहे। तो इसलिए हमने डॉक्टर साहब को एंगेज कर लिया। फिर हमें लगा कुछ बच्चे नाश्ता नहीं करके आते, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। खाली पेट नहीं आप कर सकते 2 दिन 4 दिन, लेकिन अगर आपके लिए अनसर्टन हो जाए ना सिचुएशन के, पता नहीं आज मिलना है कल नहीं मिलना, तो फिर बड़ा मुश्किल है। और छोटे बच्चे, तो फिर हमने खाने का शुरू कर दिया कि बेटे अगर आपके घर एक टाइम पे बनता है तो दूसरे वक्त का खाना आप स्कूल से खा लें, ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें। फिर हमें लगा कि खाना तो मिल रहा है लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ में कम है, बच्चों के बालों का रंग बदल रहा है, स्किन बदल रही है और उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है। तो हमने न्यूट्रिशियस वैल्यू ऐड करते हुए उनको अब रोज़ अंडा देना शुरू कर दिया। तो और हम खाने के लिए हमने अपना ही वहाँ पे कुक रखा है, अपना ही हमारा किचन है जहाँ पे हम चीज़ें खुद ख़रीदते हैं ताकि वो अच्छी चीज़ें हों और बच्चे को उससे ताकत मिले, ना कि उसकी सेहत ख़राब हो, और वो पकता और वहीं सर्व होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम कर रहे हैं, या आप जैसे सेफ़ एनवायरनमेंट की बात करेंगे, मैंने अभी अनलर्निंग रूम की बात की, स्पोर्ट्स की बात, ये सारी चीज़ें उस एक बच्चे के लिए की जा रही हैं ताकि वो जो ज़िंदगी में पढ़ना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, बनना चाह रहा है, उसके अंदर ये रुकावटें ना बन सकें। तो वो हम रुकावटें दूर करने के लिए वो चीज़ शुरू करते हैं। वरना हमारा एक ही प्रोजेक्ट है तालीम और तरबियत, और हम चाहते हैं कि हम उसी पे फोकस रहें और उसको ही जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, जितने और बच्चों की भलाई कर सकते हैं वो करें। एक टाइम पे आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, बट हमारा बिलीव ये है कि हम एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस रहें, उसी को अच्छा करें, उसी को बढ़ाएं। हमारी जो विजन और कैपेसिटी है वो यही है कि बिकॉज एजुकेशन कैन चेंज, तो बस हम उसी पे ही काम करें और लोगों को इस काबिल करें कि वो कमा के अपना इलाज खुद कराएं, अपने खाने का खुद बंदोबस्त करें, अपना रोज़गार खुद करें। हम उनको इक्विप करना चाहते हैं वो अपने आप को खुद लेके चलें। हम नहीं चाहते कि वो किसी लंगर खाने पे बैठे। मुझे उन तमाम चीज़ों से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चा इस काबिल हो जाए बड़ा होके कि वो खुद कमाए ना, उसकी ओनरशिप ले कि मेरी जिम्मेदारी है अपना और अपने घर को लेके चलना, उनके लिए कमाना। वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, वो किसी भी फ्री चीज़ की तरफ ना जाए। तो ये उसकी जुड़ी हुई चीज़ें। क्या वो बच्चे खुद आ जाते हैं स्कूल में, मतलब, या आप उन फैमिली से मतलब रब्ता करते हैं? क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है, किसी को पता नहीं है कि एक ऐसा स्कूल है जो फ्री में ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, या फैमिली में बहुत सारे मसाइल होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीख ले, जो कमा कर बेशक दिहाड़ी का 100 ही ले आए, तो वो ऐसी मतलब चीज़ों की तरफ भी चले जाते हैं। तो ऐसा भी कोई लायामल है आपका? शुरू के 6-7 साल हमारे लिए मुश्किल थे। यही फ़िक्र थी सब वालिदैन की और कम्युनिटी के लोगों की कि इससे बेहतर है कि कुछ लेकर आए। लेकिन तकरीबन 7-8 साल के बाद जब उन्होंने देखा बच्चों के रिज़ल्ट्स हैं, फिर बच्चे का बिहेवियर, पर्टिकुलरली बिहेवियर, और फिर जो हम पेरेंट्स की भी साथ ग्रूमिंग कर रहे थे कि उनको ये महसूस करवा सकें कि किस तरह एजुकेशन उनकी आज की कुर्बानी को आने वाली नस्लों के लिए आसानी पैदा कर सकती है। तो अब तो ये है कि हमारे पास सीट्स कम होती हैं, बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो हमने चूँकि अपने रिसोर्सेज के अंदर रह के ही एनरोलमेंट करनी होती है तो हम फिर उतना ही करते हैं। तो अब हमें ऐसा मसला नहीं होता। अब काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ का इदराक है कि स्कूल जाना कितना ज़रूरी है, पढ़ना कितना ज़रूरी है, और वहाँ जाके बच्चे कितना अच्छा पेरेंट्स और फैमिली के साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग में आते हैं। फिर फैमिलीज़ के लिए भी काफ़ी इंसेंटिव होते हैं। बच्चा वहाँ जा रहा है, उनको उसके खाने की फ़िक्र नहीं है, उसके डॉक्टर की फ़िक्र नहीं है, वो अच्छे इन्वायरमेंट में रहता है। इतने घंटे जब वो काम पे होती हैं तो वो फ़िक्रमंद नहीं होती कि वो पता नहीं पीछे क्या कर रहा होगा, तो वो एक सेफ़ स्पेस पर है। तो कुछ अरसे से पेरेंट्स का बच्चों की जो सेफ्टी है वो बहुत कंसर्न हो गया है, वो है। फिर इसी तरह हमने बच्चे के साथ उसकी फैमिली को भी ओन किया होता है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाता है वो हमें ही आके बताते हैं, वो किसी भी तरह का हो।
तो हमारे पास जितने वसाइल होते हैं हम कोशिश करते हैं उनको सपोर्ट कर सकें। तो ये अब बच्चे से ज़्यादा फैमिली अडॉप्शन बन चुका है। सो जब आपको लगता है ना कि आई हैव अ प्लेस वेयर आई कैन गो एंड आई कैन टॉक अबाउट माई प्रॉब्लम्स एंड समबडी विल लिसन मी, समबडी विल ऑनेस्टली ट्राई टू फिक्स माई थिंग्स एज मच एज दे कैन, तो वो लोग फिर एक बॉन्ड होता है। देखिए हर चीज़ ख़त्म की जा सकती है, बॉन्डिंग नहीं ख़त्म की जा सकती इफ़ इट्स अ वॉलंटियर बॉन्डिंग। आपकी खुद एक जज्बाती लगाव हो कहीं पे तो वो कम हो सकता है, वक्ती तौर पे लगेगा नहीं है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ प्लीज़ वाज़ह कीजिएगा कि हर बच्चा मतलब डॉक्टर नहीं हो सकता, वकील नहीं हो सकता, इंजीनियर नहीं हो सकता, तो वो कुछ पेशों की तरफ भी जाना चाहता है बच्चा। तो उस मैट्रिक के बाद, जैसे कि आपकी बात से लगा कि आप मैट्रिक तक है वो स्कूल, तो क्या ऐसी कुछ क्रिएटिविटी का भी ख्याल रखा जाता है कि बच्चा अगर किसी शोबे में इसके बाद जाना चाहता है तो उसके मुताबिक उसको ट्रेन किया जाए या उन हवाले से उसकी काबिलियत के हवाले से चीज़ों को देखा जाए? क्या ऐसा भी है कुछ? हमारा स्कूल तो मैट्रिक तक ही है, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो पढ़ना चाहते हैं उनको हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, जो कोई काम सीखना चाहता है उसको स्किल इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं हमारी ही स्कॉलरशिप पे, जहाँ उनको ये एक कंफर्ट होता है कि जो भी इसके एक्सपेंसेस होंगे वो हमारा स्कूल ही सपोर्ट करेगा। तो जो बच्चा जो बनना चाहता होता है वो हम उसको उसी में भेजते हैं। मसलन वाइट कॉलर जॉब की सिर्फ आपने यहाँ एक ना ख़ास उसके बारे में डेफिनेशंस बना ली हैं कि वो अच्छी जॉब्स होती हैं, हालांकि जो दूसरी जॉब्स हैं उसमें आमदन भी ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, अपनी मर्ज़ी से काम करने की चॉइस है आपके पास, और आप बेहतर लाइफस्टाइल रखते हैं। बाहर के मुल्कों में पर आवर चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, उनकी अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं जैसे आप डॉक्टरों की लेते हैं। तो ये हमारे माशरे का कसूर है कि उसने वाइट कॉलर जॉब के अलावा बाकी जो प्रोफेशंस हैं उनको इतना डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं दी, और लोग उसमें जाने में ज़रा रिलक्टेंट होते हैं या समझते हैं कि हम वो कर रहे हैं तो हम कोई रिस्पेक्टेबल सिटीज़न नहीं हैं। हालांकि दुनिया भर में तो उनकी बहुत इज्जत है। मतलब मुझे अगर ऐसा होना नहीं है, लेकिन अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं तो मोटर मैकेनिक बनना चाहूँ, वर्कशॉप खोलूँ, ताकि जितनी भी ख़वातीन हैं जो डिपेंडेंट होती हैं कि जी कोई भाई या बाप इसका काम होने वाला है, गाड़ी का मसला हो गया, करा के लाए, क्योंकि ये आदमियों की फील्ड है। और उन बेचारियों कि अगर घर में नहीं है कोई आदमी या कुछ इस तरह कराने वाले, ये बच्चे छोटे हैं तो उनको मसला बना होता है। तो ऐसी वर्कशॉप हो जहाँ वो जाएं, खातून कंफर्टेबली बैठे, चाय पिए, अपना काम कराए, वापस आए। तो आपने जो मेंस स्पेस है ना उसको तो एक फ्रेंडली नहीं है यहाँ पर, वो इतनी इंक्लूसिव नहीं है कि ख़वातीन जा सकें। तो मुझे होता है कि यहाँ तो वो स्पेस फ्रेंडली हो जाए कि ख़वातीन जा सकें, और या फिर कुछ ख़वातीन वर्कशॉप्स खोल लें ताकि वो जाएं। तो मुझे काम नहीं आता, अगर मुझे थोड़ी फुर्सत मिली तो शायद मैं सीख के कुछ कर भी लूँ। तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि वो काम जो कि सिर्फ आदमी इस तरह के हैं, जैसे वर्कशॉप वाला भी है, कर रहे हैं, तो ख़वातीन को मसला होता है तो ख़वातीन भी इस साइड पे आएँ, तो वो उनके लिए कितना अच्छा हो जाएगा, आदमियों के, ख़वातीन के लिए। आई होप कि किसी दिन कोई कर भी लेंगे मोटर इंजीनियरिंग या मोटर वर्कशॉप का काम, और फिर कोई हमें मिलेगी आने वाले वक्तों में। जैसे अभी ये स्कूटीज़ आई हैं, मैं देखती हूँ मेरे बिल्कुल दिल खुश हो जाता है कि बच्ची जो है उसने कहीं पढ़ने जाना है, जॉब पे जाना है, कुछ भी करने जाना है, वो खुद से जा सकती है, वो उसकी मोबिलिटी में एक ईज़ आ गई है ना, तो वो डिपेंडेंट नहीं है मुझे कोई लेके जाए। हालांकि लेके जाना क्या है, बहन ट्यूशन पढ़ने जा रही है 20-21 साल की, 6 साल के भाई का हाथ पकड़ के जाती है, क्या है ये? उसने उसको क्या कर लेना, कुछ खुदा ना खास्ता कुछ वो क्या कर सकता है, लेकिन वो एक मेंटालिटी भाई के साथ गई है, कल्ली नहीं गई। तो कहने का मतलब है इसी तरह जब मोबिलिटी के टाइम पे बेचारियों को होता है कि भाई ले जाओ, बाप ले जाए, नहीं है कोई तो जा नहीं सकेंगी, फिर फिक्स टाइम है जी, छोड़ के आए तो इतने बजे लेने आना, ये तो कितनी आसानी हो गई है, वो आराम से अपनी स्कूटी चलाए। हर कोई तो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसमें कोई मजायका नहीं है, सवारी सवारी है, आप लें, उसको सीखें, उसको चलाएं। और जब आप चलाना शुरू कर देंगे ना, तो ये जो हमारा माहौल है ना कि जी बहुत आदमी देखते हैं करते हैं, ये भी नॉर्मल हो जाएंगे। अभी नया है ना इनके लिए, तो बड़े अचंभे की बात है इनके लिए, लेकिन जब आप लोग बहुत होंगे, रूटीन में चलाएंगे, तो नॉर्मलाइज होता चला जाएगा, और जितना नॉर्मलाइज हो जाएगा उतना आप सुकून में आ जाएंगे। लेकिन ये बड़ी अच्छी मूव है, इस तरह की और मूव्स होनी चाहिए
जिससे ख़वातीन अपनी जो डेली लाइफ में चैलेंजेस हैं उनको फेस करें और उनके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें. सो इट्स वेरी गुड थिंग. मेरा सवाल है, आपका पढ़ते हुए भी जब मैंने इंट्रोडक्शन की तैयारी करनी थी और अभी सुनते हुए मुझे बार बार यही महसूस हुआ कि एक इंसान जो इतना कुछ कर रहा है उसमें कंपैशन कितना ज़्यादा होगा, और इतना कंपैशन आ कहाँ से रहा है, यानी इस कंपैशन का ओरिजिन क्या है. ये इतना कंपैशन आज हमारे सोसाइटी में हर कोई अपने फ़ायदे के लिए दौड़ रहा है कि कोई मेरा फ़ायदा हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, कंफर्टेबल ज़िंदगी हो जाए, मेरे बच्चे बन जाएं, सही हो जाए, मेरे रिश्तेदार ठीक हो जाएं. तो हर किसी को राइटली अपनी फ़िक्र है बहुत ज़्यादा. तो इस सारे माहौल में दूसरों की जिनको आप जानते नहीं हैं उनके लिए इतना कंपैशन कि आप सारी ज़िंदगी उनके लिए लगा दें, ये आप में आया कैसे, और अभी भी कैसे वो आपको चलाता चला जा रहा है? फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब ऊपर से ही आता है. It's I can't take any credit of this thing because I'm not anywhere in this. ये सब अल्लाह का फजल होता है, वही ये कंपैशन देता है. एक तो ये उसका रीजन वही है. और जैसे भी वो कह रही थी ना कि लगता है आपका अल्लाह से ताल्लुक़ इस तरह से, यकीन मानिए कि दोस्ती और मोहब्बत का तो नहीं मुझे पता, लेकिन लड़ाइयाँ बहुत होती हैं. आई ऑलवेज कीप टॉकिंग, ये नहीं ऐसे हुआ, ऐसे किया, ये वो, मतलब जो होता है ना कि आप गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, नाराज़गी है, ये वो, ये बहुत चलता है. तो वो अच्छा जो है ना, वो जैसे वो कह रही हैं उसका तो अभी मुझे नहीं पता, तो ये चलता रहता है, लेकिन सारा कंपैशन उधर से आता है. दूसरा जो आपने कहा ना कि हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, और फिर दूसरों के बारे में सोचना, जो देना होता है ना, ये नेचुरली है कि आप अपने बहन भाइयों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, ये नेचुरल है, आप ये करते ही हैं. लेकिन जो आप उनके लिए करते हैं ना जिनको आप नहीं जानते, और जिन पे आपको ये यकीन होता है कि ये मुझे इससे वापसी भी नहीं चाहिए, उसका जो लुत्फ है ना, वो आपको जब आने लगता है ना, तो यू कांट क्विट दैट. हमें लगता है कि नशा सिर्फ यही है कि ये चीज़ें हैं तो इससे मना. हर वो चीज़ जिसको आप छोड़ ना सकें वो नशा ही है, जिसको छोड़ने पे आपका कंट्रोल ना रहे. सो जब आपने नशा ही लगवाना है तो किसी अच्छी चीज़ का लगवा लें. फिर तो जो देने का है ना, वो बस उन्हीं को ही देने में लुत्फ है जो उनको आप नहीं जानते, या जिनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, या जिन्होंने आपको वापस कुछ नहीं देना. जैसे होता है ना, ताल्लुक होता है जी, गिव एंड टेक होता है. जो बहुत क्लेम भी करे ना कि नहीं नहीं बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बट सर्टन मोमेंट्स आते हैं जब उनको भी कुछ चाहिए होता है. ये वाले जो हमारे रिलेशनशिप्स है ना, वो अल्लाह कहता है ना, माल और औलाद इंसान के लिए आजमाइश है. जो अपनी रिलेशनशिप है ना, वो बहुत आजमाइश भी होते हैं. जब तक आप देते रहते हैं, दे आर हैप्पी विथ यू. जब आप देना बंद कर देते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विथ यू, एंड दे विल फॉरगेट व्हाटएवर यू हैव डन फॉर देम इन द पास्ट. तो बैलेंस करें, अपनों के लिए भी करें और उनके लिए भी करें जो आपके ब्लड रिलेशन वाले अपने नहीं हैं लेकिन अपने ही हैं, क्योंकि खालिक तो एक ही है ना. तो बैलेंस करना है आपने, दोनों के लिए करें. कभी भी किसी एक तरफ जाएंगे तो वो एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है ना, सिर्फ उन्हीं के कर रहे हैं, या वो सिर्फ बाहर वालों के लिए, भाई घर वालों का नहीं, ऐसा भी नहीं. तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, क्योंकि द होल रिलीजन एंड द होल लाइफ इज अबाउट द बैलेंसिंग द थिंग्स, बैलेंसिंग रिलेशनशिप. ठीक है, भाई के लिए करेंगे, बेटे के लिए करेंगे, इतना करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना. आपको लोग कहेंगे सेल्फिश है,
आप वो कहेंगे ये तो ख्याल नहीं कर रहे, बट डू वट एवर यू हैव टू डू. यू शुड नॉट चेंज योर प्लान्स विद द डिक्टेशन ऑफ अदर पीपल. आपकी कोशिश हो मैं बैलेंस करूँगी, मैं दुनिया में हूँ, इतना मुझे अपनी फैमिली है, वो पेरेंट्स की फैमिली है, आपके बच्चों की फैमिली है, या कोई भी है, उनके लिए ये इतना इनका है. डोंट ओवरलैप दैम और डोंट गो ओनली वन साइड. आप में अल्लाह ने बड़ी कैपेसिटी रखी है इंसान में कि वो दोनों को कर सकता है, करें. तो ना मैं आपसे ये कहती हूँ कि बस उधर के हो जाए ना इधर के हो जाए, तो अगर आप बैलेंस कर सकें तो बहुत अच्छा. लेकिन आपने ये बात बहुत खूबसूरत की है. मैं कल ही अपने बच्चों से बात कर रही थी, इसी टॉपिक के हवाले से कुछ मिलते जुलते बात हो रही थी. तो उस पर जो मैंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप फितरती तौर पर अपने फैमिली के लिए अगर कुछ करते हो तो ये फितरती अमल है एक. जैसे कि अगर हम देखें अपनी सोसाइटी में ही जो हमारे पालतू जानवर हैं, तो उनको अगर देखें तो वो भी यही कुछ कर रहे हैं. तो नेचुरल है, आप करते हो दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ख़ासकर. लेकिन जब इस सतह से उठ के आप एक स्टेप ऊपर जाते हो तो असल में इंसानियत की मिराज वो है कि आप किसी के लिए दर्द महसूस करते हो, किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, उसके लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हो. तो असल में मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मैं अपने बच्चों से यही कह रही थी कि जब इस सतह पे आप पहुंचते हो ना, तो मुझे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊपर देख के बहुत खुश हो रहा होगा कि ये थी वो इंसानियत, ये होनी चाहिए. तो माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं. मेरा दिल, आप मेरे अंदर से दुआएं निकल रही हैं आपके लिए. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे और हमें भी इस काबिल बनाए. ये बहुत बड़ा काम है. मेरा बहुत दिल करता था मैं बच्चों के लिए कुछ करूं. अपने मोहल्ले के बच्चों को देखती हूँ तो कुछ करती हूँ, तो पूछती हूँ, पढ़ना नहीं चाहते बच्चे, मुझसे पूछो अगर मैं कुछ कर सकूं आपके लिए, फ़ीस का कुछ कर सकूं. लेकिन इतना ही सोच सकती थी. ये करना चाहती हूँ लेकिन मैं अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आ सकी कभी भी. मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे अपनी हर चीज़ मतलब सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. इतना हौसला शायद मुझ में नहीं था. आपने किया है माशाल्लाह. बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए. शुक्रिया, मुझसे तो करवा लिया गया, वरना मेरे लिए भी कंफर्ट से निकलना आसान चीज़ नहीं. वैसे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे आपकी एक बात कॉन्स्टेंटली समझ नहीं आ रही. आपने गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से किया कि अल्लाह ने आपको चुना. मैं एज अ पर्सन आई वॉन्ट टू डू बिग थिंग्स इन लाइफ. आई फील लाइक आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग एंड अचीव एवरी थिंग. या शायद आसान मिसाल ये ले लेते हैं कि मैं भी बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ. तो क्योंकि मैं खुदा का चुना हुआ बंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी तक नहीं कर पाई या नहीं कर पाऊँगी. क्योंकि मैं खुदा का चुना हुआ बंदा नहीं हूँ, इसलिए मेरे अंदर वो कंपैशन नहीं है. इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी एट ऑल. वेरी इंटरेस्टिंग. पहली चीज़ तो ये है कि उसने जिसको भी चुना होता है उसकी एक टाइमिंग होती है ना. मेरी वो टाइमिंग थी, हो सकता है आपकी टाइमिंग अभी आई ना हो. एक बात. दूसरी बात ये कि आप ये मत सोचें कि आप जैसा सोच रही हैं काम करना, उस काम को जब आप करने लगेंगी तो आपको पता चलेगा आप चुनी गई हैं. हो सकता है आप ऑलरेडी कुछ ऐसा कर रही हो जिस काम के लिए उसने आपको चुना हुआ हो. और यहाँ एक मसला होता है, हमें ये लगता है कि एक पर्टिकुलर स्केल के ऊपर जब चीज़ होती है ना तो वही चुने हुए लोग होते हैं. ऐसा भी नहीं होता. कुछ चीज़ों के लिए जिन लोगों को चुना जाता है ना, वो चुन लिया जाता है, लेकिन वो बहुत छोटे स्केल से शुरू होती है. मतलब आपसे बहुत छोटी सी चीज़ कोई आप कर दें, अपने घर वालों के अलावा बाहर के लिए, सोसाइटी की बहुत छोटी सी कर दें, लेकिन आपको चुना उस छोटी चीज़ के लिए नहीं गया था. आपको चुना एक और बड़ी चीज़ के लिए गया था, लेकिन स्टार्ट वो था. तो फिर आगे जाके वो चीज़ और बड़ी या बहुत गैप बढ़ गया तो आपको लगा मेरे से कुछ हो नहीं रहा. जो चुना जाना होता है ना, अक्सर वो लोग चुने जाते हैं जो चुनवाए जाना नहीं चाहते होते.
गांधी साहब भी कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये इंसाफ की बुनियाद पर नहीं बनी, वो तो सब आगे जाके होना है। तो यहाँ फेयरनेस की तो बात ही नहीं है ना। तो एक तो मुझे लगता है कि जो बनना चाहते हैं ना, सबकी बात नहीं करी, कुछ बनना चाहते हैं उनको चुन लिया गया, कुछ ऐसे चुने जाते हैं जो चुने जाने की ख्वाहिश नहीं रखते होते, एक तो ये चीज़ है। और कुछ जो चुने जाने की ख्वाहिश रखते हैं उनको एक बहुत हद तक आजमाया जाता है, फिर जाके उनको चुना जाता है। उनका वो इम्तिहान होता है कि वो अपनी उस कंपैशन के साथ कितनी देर गुजार सकते हैं। मुझसे पूछेंगे 20 साल, I was 19 when it was started. Now I'm 39. It was kind of my peak hours of my life. And there was only one thing Alam Bibi in my whole 20 years. Didn't take credit for it. That's what I'm trying to say. You're not taking enough credit अपने लिए. Like, नहीं, you stood by that. ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये खास उसी का फजल है। इतने साल, और देर वर, मतलब यहाँ बहुत चैलेंजेस थे। चैलेंजेस किस नौइयत के, किस तरह के होते हैं, वो कोई और अलग नशिस्त हो सकती है, लेकिन बहुत चैलेंजेस थे। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बीइंग अ फीमेल चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। और विद नो रिसोर्सेज, भाई मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पे सिर्फ पॉकेट मनी होती। आप फीमेल भी हैं, यंग भी हैं, रिसोर्सेज भी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, ऐसा करने का सोचा भी नहीं था। तो वो एक ऑल टुगेदर ना, मेरी प्री आलम बीबी और पोस्ट आलम बीबी दो लाइफ्स हैं। मैं अपने घर से निकलती थी और ऐसे ही जैसे मैं हूँ, और स्कूल से कुछ फासले पर सर पे दुपट्टा, बड़ी सी चादर ले लेती। नॉर्मली हम देखते हैं कि लड़कियां घर से बुर्का पहन के चादर लेके गई, कहीं जाके उन्होंने कर लिया। मैं घर से ऐसे निकलती थी और उधर जाके बड़ी चादर लेती थी। और बहुत अरसा मैंने फिर उसके बाद पब्लिकली भी चादर लेना रखी, क्योंकि कुछ लोगों से मैं मिलती थी तो कुछ ऐसा होता था कि नहीं, चादर होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो कुछ सपोर्टर्स हैं, वो स्कूल है। तो एक लंबा अरसा मैं बड़ी चादर लेती रही हूँ। और फिर एक मोमेंट पे आके आई डिसाइडेड कि मैं आई विल लिव एज आई यूज्ड टू लिव। दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज मोमेंट फॉर मी, कि पीपल वर एक्सपेक्टिंग मी टू बी लाइक दैट, और मैं असल में वैसी नहीं थी। तो वो उसके साथ जो मैंने दो चीज़ों के साथ तो फिर उसको उतारा। तो देयर आर मैनी चैलेंजेस जो पर्सनल लेवल पर भी, फैमिली लेवल पर भी और काम के लेवल पर भी आते हैं। सो वो बस ये जो कंसिस्टेंसी आई ना, कि जो भी हो रहा है बस करते ही जाना है भाई, इसको करते जाना है, वो मेरे जैसे इंसान नहीं ला सकता। वो एक उसकी तरफ से था। तो आपके लिए बस ये है कि एक तो टाइमिंग होती है सबकी, आपको उस टाइमिंग का वेट करना होगा। दूसरा ये भी होता है कि कुछ लोग बहुत चाहते हैं लेकिन उनको नहीं भी उस चीज़ के लिए चुना जाता जो वो चाह रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए चुना जाता है जो वो चाह रहा है। मैं कुछ और बनना चाहती थी ज़िंदगी में, तो मुझे भी तो उसके बनने के लिए नहीं चुना गया था, मुझे इस काम के लिए चुना गया। और फिर मुझे लगा कि यही काम मेरा काम है, कि आपके फरिश्तों को भी नहीं पता कि आप कुछ ऐसा काम करें, और आप ऑल टुगेदर कह देते हैं, बच्चे ने बस बात कर दी और आप कहते हैं मैं पढ़ाऊंगी। मतलब मैं तो खुद पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। मतलब मैं तो डिग्रीज के साथ आप कह रही हैं, my all degrees are just the formalities. Whatever I have learned or the conversation I am talking is only due to two factors. One is traveling, और अनफॉर्चुनेटली ट्रैवलिंग को भी हमने जिस तरह सोचते हैं ना, मैं वैसे नहीं सोचती। फॉर मी ट्रैवलिंग ये नहीं कि मैं तो अमेरिका गई हूँ, मैं कनाडा गई हूँ। ट्रैवलिंग है। आपको बाहर की मिल जाए वेल एंड गुड, बाहर की नहीं मिल रही पाकिस्तान की ले लें, पाकिस्तान की नहीं मिल रही अपने शहर की ले लें। मैं इसमें आपको, मुझे अब सुबह को भेजें, मैं पूरा दिन आराम से इसमें ट्रैवल करके आ सकती हूँ। तो एक तो मेरे नज़दीक ये है कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते वो ये ना कि हम तो ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। भाई नहीं, इट्स नॉट अबाउट ओनली गो टू द इंटरनेशनल ट्रिप्स। यहाँ ट्रिप कर लो, सांगड़ चले जाओ, देखा सांगड़ कभी? सिंध के कल्चर का पता है, केपी का पता है, भाई आप ना मुल्की एक्सप्लोर कर लो। हैं दूसरी बात ये कि आई डोंट बिलीव इन फैंसी ट्रैवलिंग्स। आई वॉज इन यूरोप, आई वॉज ट्रैवलिंग टू द वन साइड ऑफ यूरोप, और मैंने वो जो सफ़र किया वो आप सोच ही नहीं सकते।
कैसे गरीबाना स्टूडेंट वाला सफ़र था। तो कहने का मतलब है कि वो जो सफ़र ने सिखाया वो सफ़र नहीं था कि एयरपोर्ट पे उतरती थी तो टैक्सी खड़ी होती थी नाम लेके, होटल में पहुंच गए, गाइड आया, उसने कहा 3 बजे आपको वहाँ लेके जाना है, 5 बजे वहाँ, 8 बजे डिनर। ऐसा कुछ भी नहीं था। खुद ही जगह ढूंढनी है, कहाँ रहना है, सस्ती जगह ढूंढनी है, ठीक है, जो खाना है वो भी घूम फिर के खाना है, टैक्सी गाड़ी कुछ नहीं, बस पैदल चलना है। 17-18 हज़ार आप स्टेप्स कर रहे होते हैं दिन में, ठीक है। उसमें जो आप सीखते हैं ना, क्योंकि आप लोकल से फिर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लोकल फूड, लोकल कुजीन, लोकल कल्चर, लोकल मार्केट। मेरी फेवरेट हैं, इनका नाम लिया जा सकता है, डॉक्टर फातिमा मरनसी। शी वॉज द फर्स्ट लेडी व्हेन आई स्टार्ट माई थीसिस इन इस्लामिक फेमिनिज्म, आई स्टार्ट रीडिंग हर। वो कहती है कि अगर तुमने किसी मुल्क के कल्चर को जानना है ना, उसके हालात को, तो लोकल मार्केट्स में जाया करो। तो वो फिर आप जब इंटरेक्शन करते हैं फिर आप सीखते हैं। और दूसरा था सोबतें। आई एम इनफ ब्लेस्ड कि मुझे कुछ बड़े जहनों की सोबतें मुयस्सर रहीं हमेशा, और उनकी सोबतों में बैठने से ही सीखने को मिला। तो किताबें, डिग्रियां वगैरह ये तो सिर्फ ना एक ना लोगों पे इम्प्रेशन डालने के लिए होता है, रोब के लिए, जी अच्छा इन्होंने पीएचडी भी है, मतलब हालांकि पीएचडी इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीबडी थिंक्स यू नो समथिंग बट यू डोंट नो एनीथिंग। मतलब पीएचडी इज नॉट अबाउट कि आप कितना जान गए हैं, इट्स अबाउट कि आप कितने इग्नोरेंट हैं। ये आपके जानने को मेजर नहीं करती, ये आपकी जहालत को मेजर करती है। तो इसलिए उनका कोई फायदा नहीं हुआ था सिवाय पैसे मेरे माँ बाप के लगे। और अगर आपको पता चले ना कि मैंने पीएचडी क्यों की, मतलब पीएचडी से पहले वाली डिग्रियों के बारे में मैं नहीं कहती, इन्होंने पीएचडी क्यों की, आप लोग हंस के पागल हो जाए, जो कि मैं नहीं बताऊंगी। तो अच्छा, एक और बात जो अभी फातिमा ने बात की, आपने कहा कि चुने जाते हैं, बड़े काम के लिए चुने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नहीं, काम सॉरी, मैंने नहीं कहा बड़े काम। नहीं सॉरी, फातिमा का इम्प्रेशन ये, मैं अच्छा, उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ कि काम जो विजिबल होगा, जो इतना इम्प्रेशन डाल रहा होगा कि उसके रिपल्स देर तक चल रहे होंगे, सिर्फ वो बड़ा काम नहीं होता। मेरे ख्याल से घर में बैठी हुई माँ जो तरबियत में हिस्सा डाल रही है, वो भी एक बड़ा काम कर रही है। जो बहुत सारे और लोग जो उस छोटी ब्रिक को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, वो भी बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपका बड़ा काम सिर्फ, ये मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो आप अगर इसको सेकंड करेंगे नहीं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो नज़र आ रहा है, जो लोग जिसको मेजर कर सकते हैं, वही बड़ा काम होगा। बहुत सारे इनविजिबल हीरोज़ भी होते हैं और वो भी बड़ा काम ही कर रहे होते हैं। तो ये एक, मुझे लगता है कि ये हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है। हाँ बिल्कुल। मेरा एक सवाल ये था कि अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक छोटा सा कॉमेंट प्लीज़, कर मैं दूं। चाह रही थी कि बेनज़ीर आपने बड़ी अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है सबकी, कि जो हमारी ख़वातीन घर में घर संभालती हैं, तरबियत करती हैं, वो अपनी जगह बहुत बड़ा काम कर रही होती है। मतलब ये जो कहा गया, अगर मैं चूँकि दीन की तालिब इल्म उस तरह नहीं हूँ कि जिसको बहुत पता हो, बहुत थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें मालूम है। जैसे कहते हैं माँ के कदमों तले जन्नत है, तो भाई जन्नत जैसी चीज़ उसके कदमों तले आ गई तो कोई तो बात होगी ना उसके रोल में। जो अल्लाह ने औरत को रोल दिया उसमें कुछ तो ऐसा है कि उसका इनाम इतना बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब अब माएँ उस तरह का, मैं सब माओं की बात नहीं कर रही, मैं उन माओं की बात कर रही हूँ जो अब तरबियत उस तरह से नहीं कर रही। जो माशरे में इखलाकी बिगाड़ है कि स्कूल्स में तरबियत नहीं होती, लेकिन स्कूल तो दूसरी दर्सगाह है, पहली दर्सगाह तो आपकी माँ है, आपके घर जो आपको जन्म देती है, इब्तदाई साल आप उसके साथ रहते हैं, वो है। अगर घर में उसने तरबियत नहीं की तो स्कूल ने क्या करनी है? स्कूल तो सिर्फ पॉलिश करता है, लेकिन अगर कोई चीज़ मौजूद ही नहीं तो स्कूल क्या पॉलिश करेगा? तो ये कहने का मतलब है कि अब ख़वातीन का जो, वो ख़वातीन जो इस रोल पे जो इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दी और उसका रिवॉर्ड इतना बड़ा रखा, उसमें शायद अब कहीं कुछ मसाइल आने लगे हैं कि अब हम देखते हैं कि उतना ध्यान नहीं होता तरबियत की तरफ जितना होना चाहिए या जितना पहले होता था। मसलन मैं एक बात पे बड़ी मुश्किल से यकीन करती हूँ। मेरी अम्मी कहती हैं जब तुम लोगों को मैं फीड कराती थी
तो बच्चे तो उस वक्त सांस होते थे ना, तो मैंने जितनी देर तुम लोगों का मुंह होता था ना जिस तरफ, उधर ही मैं मुंह रखती थी। मतलब मैं पुश्त करके नहीं तुम लोगों की तरफ सोती थी। मतलब मेरी अम्मी ने अपने बच्चों को जब तक उनके साथ सोते थे फीड कराती थी, उनकी तरफ पुश नहीं करती थी। कहती मैं बाजू थक जाता था, पूरी साइड थक जाती, लेकिन मैं कहती थी हाय मैं अपने बच्चे वाल पछाड़ी करके लम्बे पा। कुछ औरतें मतलब ऐसी भी हैं, और मैं ऐसी अपनी अम्मी की उम्र की और ख़ानदान की औरतों की बातें सुनती हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि यार आप लोग बच्चों के लिए इतना, जैसे हम छोटे थे ना तो गाँव में थे, शायद उस वक्त शहर में पैम्पर हों, गाँव में नहीं थे, अब तो गाँव में भी हैं, तो पैम्पर नहीं होते थे, पोतड़े होते थे, वो धोने होते थे। उन्होंने रात को नीचे मैट भी बिछाती थी, पोतड़ा। यार देखी अब कितना आसान है, पैम्पर लगा देती। और 2-2 3-3 बच्चे होते थे, मतलब 2 साल का फर्क है, 3 साल का, और कोई बच्चों को संभालने के लिए सपोर्ट नहीं होती थी। ये जरूर हो जाता था कि सफाई किसी ने कर दिया, कोई खाना बना रहा है, कुछ बच्चे खुद संभालने, बच्चे और किचन, सालन पकाना और बच्चे संभालना, ये मम्मी कहती हैं पक्का होता था, ये घर की औरत नहीं करना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो तो इतना करते थे, तो अब हम लोगों के पास कंफर्ट आए हैं, तो फिर तो बच्चों की तरबियत में और निखार आना चाहिए ना। उतने मसाइल नहीं रहे जितने उनको थे। जैसे वो कहती हैं गैस नहीं थी तो वो लकड़ियों वाला होता था, या मिट्टी का तेल जो है उसका चूल्हा होता था। और मतलब इस तरह वो जो एक एक चीज़ बताती हैं, बड़ी मुश्किल चीज़ें होती थी। उनके साथ भी वो हमें सिर्फ पालती नहीं थी, हमें अच्छी चीज़ें सिखाती थी, हमें अच्छा इंसान बनाती थी। तो अब तो सहूलतें भी बहुत हैं, अब क्यों नहीं ऐसा हो रहा? तो अब हम ज़रूरत है यहाँ पर थोड़ा सा होने की, कि वो उस तरह का, तो ये बहुत बड़ा काम है जो ख़वातीन करती हैं इसको तो। हाँ जी, हम करते ही नहीं है इसलिए कि पता नहीं इससे हमारा क्या नुकसान होगा, तो वो बस ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इतने सालों की मेरी ज़िंदगी में मुझे पहली दफ़ा कोई ऐसा इंसान मिला है कि मुझे लगा है कि मैं शायद वहाँ बैठ के बोल रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम आहंगी कैसे हो सकती है, और इतने फ़र्क किस्म के ख्वाब देखे थे और लोगों के नज़दीक वो नहीं हो सकते थे, और उनको लगता था कि ये एक अहमकाना चीज़ है, कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है और चीज़ें वगैरह, और वो नहीं हो सका ज़िंदगी में। तो आपने वो अचीव किया, तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट करूँगी। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक गैर रिवायती सा बच्चा थी एज अ स्टूडेंट, तो उस सिस्टम में मैं कभी भी फ़िट नहीं आ सकी जिस तरह का मुझे माहौल चाहिए था। आज मैंने पहली दफ़ा एक दरसगाह के बारे में सुना है जहाँ पर शायद मैं होती तो बहुत इन्जॉय करती, और इस तरह से जैसे अनलर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी चीज़ें कि सिखाने के लिए रट्टा और वो जो कन्वेंशनल एक तरीका है, उसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो सीखना चाहते हैं और उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। बट बहरहाल आपकी तरह कुछ डिग्रीज़ ली और उसमें से अब मेरा एक तो आपको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा मकसद है। दूसरा ये कि मेरे जैसे लोग जो कुछ तजर्बात से, कुछ सोहबतों से कुछ सीख गए हैं, अब ज़िंदगी के किसी मुकाम पर हम लोग कोई रोल प्ले कर सकते हैं आपके ट्रस्ट में, लाइक जो हमें मिला नहीं हम वो अगर लौटाना चाहें, अगर हमारे पास कुछ आ गया है, सर्टन कुछ सीख लिया हो या कुछ स्किल हो, कुछ ऐसी, जैसे मेडिकल की फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है। और एक छोटा सा सवाल ये है कि जब भी हम कोई अनोखा ख्वाब या अनोखा सफ़र शुरू करते हैं तो उसमें चैलेंजेस भी ऐसे आते हैं जो हमने नहीं सोचे होते जब हम उसके बारे में ख्वाब के तौर पर उसको ले रहे होते हैं। तो कौन आपकी बिगेस्ट सपोर्ट था जिसने आपको कभी टूटने नहीं दिया? ये सफ़र ख़त्म 19-20 साल का सफ़र एक लंबा सफ़र है जिसमें कई पॉइंट्स आए होंगे जब आपको लगा होगा अब नहीं हो सकता, या बहुत मुश्किल कर दिया गया, या मैं कुछ और कर लूँ या इस तरह से देख लूँ। तो कोई इंसान ऐसा था जिसने आपको कहा कि नहीं तुमने ये करना है, या मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम मिल मोरली किया हो, वैसे किया हो? इस पर प्लीज़ डालें ताकि मेरे जैसे जो लोग हैं उनको थोड़ी सी और हिम्मत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बिल्कुल, आप और जितने भी और लोग चाहते हैं इसमें कंट्रीब्यूट करना जिस भी तरह से, वो ज़रूर करें। वी वेलकम यू। हम अभी उसकी प्रेपरेशंस में हैं और हम 26 में उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग प्रेपरेटरी फेज़ में या स्टार्टिंग फेज़ के बाद कंट्रीब्यूट करना चाहें कुछ भी ज़रूर कीजिए। एवरी कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट। मैं कहती हूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपया देने वाला और 1 रुपया देने वाला बराबर लगते हैं, इसलिए वो 1 करोड़ दे सकता था उसने दे दिया, ये 1 रुपया दे सकता था उसने 1 रुपया दे दिया। तो पीछे इंटेंशन तो देना ही था ना, दिया वो है जितने जोगे थे।
और सम टाइम वो 1 रुपए वाला जो है ना उसकी बाजी ऊपर भी चली जाती है, जो है इखलास होता है और बाकी चीज़ें। तो आप वेलकम जब भी आप चाहें। दूसरा आपने कहा कि सपोर्ट शुरू हो गया बस, और एक तो कॉन्स्टेंटली अल्लाह ताला की तरफ से एक इनविजिबल सपोर्ट रहती थी, इसलिए कि जब भी कुछ होता था आई टॉक टू हिम। अब कुछ लोग कह सकते हैं इट्स योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी को कह रही हो और वो तुम्हें जवाब भी दे रहा है और तुम्हें गाइडेंस भी मिल रही है। तो आई टोटली एग्री विद दैम, आई डोंट डिनाई, बट फॉर मी वो था और वो अभी तक है और उसी का ही आसरा है। इंसानी शक्ल में वो फिर लोगों को भेजता है। कुछ चीज़ें तो वो आप तक पहुंचा देता है, कुछ चीज़ों के लिए उसको लगता है कि कोई इंसान होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मेरी टांग टूट जाए, मैं हॉस्पिटल में हूँ, उसके मुझे उठाने बिठाने के लिए तो किसी को एक फिजिकल फॉर्म में ही होना होगा ना। इसी तरह कुछ जगहों पे हम ऐसी हमारी सिचुएशंस होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स कह लें, चैलेंजेस ऐसे थे, सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको एक फिजिकल प्रेजेंस की भी ज़रूरत होती है। तो उसमें फिर ये है कि जिसको मैं कहूँ ना कि हमेशा मेरे साथ रही और उस है भी और हमेशा रहेगी, मेरे वालिद साहब हैं। मेरे वालिद साहब एक बिल्कुल गैर रवायती इंसान है। तो उनके वो एक बिल्कुल प्योर ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल फैमिली से उनका ताल्लुक है, लेकिन मेरे सिलसिले में अल्लाह ने उनके दिल में चेंज डाला एंड ऑल टुगेदर उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के एंटाई रोल प्ले किया। तो सिंस माय चाइल्डहुड टिल नाउ एंड इंशाल्लाह आगे भी वो रहे, फाइनेंशियली, मॉरली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली। बहुत सारी जो मेरी इब्तदाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ है उसमें बहुत बड़ा रोल मेरे वालिद साहब का है। आई वॉज इन मैट्रिक व्हेन फर्स्ट टाइम ही गेव मी प्लेटो's बुक। आई गेव माई एग्ज़ाम्स, छुट्टियाँ थी तो हम गांव में थे, वो हमारा लाहौर में कुछ थी प्रॉपर्टी, तो वो आते होते थे उसके चीज़ों के लिए। तो वो आते पूछते थे कि वापसी पे तुम लोगों के लिए, हम सब बहन भाइयों से कि क्या लेकर आऊँ। तो मैंने कहा कुछ अब्बा किताबें लेके आएँ, अभी वक्त है। तो उन्होंने मुझे ला के दी कुछ किताबें, जिसमें एक ये भी किताब थी, और कहा इसको पढ़ो। तो वो किताबें लाते थे, मैं पढ़ती थी, फिर डिस्कस करते थे, बताते थे। तो मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट के अब्बा थे, कोई बहन भाई, अम्मा अब्बा में से कोई कज़न, कोई रिलेटिव या कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ताल्लुक आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए जहां आपको ये यकीन हो कि आप जाके दिल खोल के हंस भी सकते हैं, दिल खोल के रो भी सकते हैं, दिल खोल के चीखें भी मार सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो आप बाहर नहीं कर सकते। तो मेरे अब्बा ने मुझे अपने पास बिठा के वो चीज़ें की हैं जो पब्लिकली शेयर नहीं की जा सकती और जो कोई अब्बा नहीं करता। व्हाट आई एम मीन्स ही गेव मी लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने मतलब जो लोग चीज़ें छुप के बाहर करते हैं ना घर वालों से, वो मैं बाहर वालों से छुप के घर में अब्बा के साथ करती हूँ। तो मेरी लाइफ बड़ी रिवर्स है। सो उन्होंने कहा तुमने जो भी करना मेरे साथ कर लो, मुझे क्यों करना? तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, तुम्हारा दिल चाह रहा है, तुम खुश हो, दुखी हो, परेशान हो, जो भी करने को दिल चाह रहा है, डू इट विद मी, मुझे क्या मसला है। सो आप नहीं सोच सकती कि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं शाम में हमने कुछ देर बैठना होता है तो हम क्या बातें करते हैं और हम क्या क्या करते हैं, नोबडी कैन बिलीव। तो इट्स नॉट अ फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप, इट्स अ जस्ट टू फ्रेंड्स रिलेशनशिप एंड इट कैन बी विद योर फादर और मदर इफ दे हैव दैट लेवल। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे और आप जो ज़िंदगी में परसू करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वो भी करें, तो कोई एक ताल्लुक ऐसा रखें ज़रूर जिसके सामने आप नेचुरल वे में रह सकें। हम सब बहुत सारे हमारे बहुत सारे नकाब हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कुछ और तरह हूँ,
मैं अपनी फैमिली में बैठूंगी और तरह होंगी, दोस्तों में बैठूंगी और तरह होंगी, बच्चों में जाऊंगी और तरह होंगी, किसी और डोनर्स मीटिंग में जाऊंगी और होंगी, अभी अंदर जवाद भाई से मिलूंगी और होंगी। हम हर कोई हम में से एक इंसान में कई शख्सियात हैं, लेकिन एक ताल्लुक होता है जहां जाके आप वो शख्सियत सामने लाते हैं जो एक्चुअली में यू आर। ऑल द टाइम वी जस्ट कीप प्रिटेंडिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पीपल टू हुम वी आर मीटिंग, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। हम हर वक्त एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, वी ऑल एक्टर्स, बट सम टाइम वी वांट टू बी ओरिजिनल। If you don't have that relationship or that space where you can be original, you are missing something in your personality, and ultimately you have to suffer.